औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमान, आज के इस सेमिनार में, या इसको हम सावी गपशप कहते हैं, तमाम मुअज़्ज़ज़ काश्तकार हज़रात, टेक्सटाइल सेक्टर से हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान और रिसर्च से हमारे एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स, सबको सावी की आज की गपशप में खुशामदीद। तो आपको जैसा कि मालूम है, सावी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि फार्मर को एडवाइजरी देता है। सावी इज़ जो कि मैं उर्दू आज कोशिश करेंगे कि हम इसको उर्दू में ही और आसान जो है टर्मिनोलॉजी यूज़ करें, जो कि इस प्रोग्राम को हमारे काश्तकार हज़रात देखते हैं। और मैं ये बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह सावी के प्लेटफॉर्म पर तकरीबन इस वक्त 6 लाख ज़िम्मेदार हैं जो कि हमारे प्रोग्राम्स को मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जगहों पे देखते हैं। तो अगेन बहुत शुक्रिया। तो इसका ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, लेकिन कमिंग बैक, जो ज़्यादा अहम बात है आज का इस मौजू के ऊपर जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं, तो इसको सावी का ये गपशप प्रोग्राम होता है जिसमें हम ज़्यादा लोगों को इनवाइट करते हैं। तो बेसिकली पहले तो ये खेत के अंदर होता था, फील्ड के अंदर होता था, लेकिन अभी कई दफ़ा मुश्किल होती है कि खेत में थोड़ी सी उसकी जो है पहुंच मुश्किल होती है, तो हमने इसको आजकल ऑनलाइन किया हुआ है। वैसे एक हमारा सावी का प्रोग्राम आता है, वो सावी बैठक के नाम से, तो हर हफ्ते की शाम को होता है 8 से 9 बजे। तो माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ यहाँ पर डॉक्टर यूसुफ जफर साहब को भी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू दिस इवेंट। और हमारे साथ आज के इस गपशप सेशन में हमारे साथ मौजूद मेहमान हैं माशाल्लाह हाफिज मोहम्मद बख्श साहब हैं WWF से, जो कि ऑर्गेनिक कॉटन, या जिसको हम नामियाती कॉटन कह लेंगे, जिसपे स्प्रे वगैरह नहीं होती, तो वो वाली कॉटन के ऊपर काम करते हैं। तो इसलिए ऑर्गेनिक को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन इस तरह से भी कर रहा हूँ। फिर हमारे साथ मौजूद मेहमान है आज डॉक्टर तसव्वुर साहब। माशाल्लाह तसव्वुर साहब का बहुत काम है, डायरेक्टर रिसर्च हैं पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी में, मेरे बड़े भाई हैं। फिर हमारे साथ इमरान असगर साहब हैं, इन्होंने कॉटन के ऊपर बहुत काम किया है। इनका सारा जो है करियर ही जो है ऑर्गेनिक कॉटन और सर्टिफिकेशन के ऊपर गुजरा है, तो वेलकम। और इसके अलावा हमारे साथ आज मौजूद मेहमान जो हैं ख्वाजा ताहिर साहब हैं, जो कि रह चुके हैं कराची कॉटन एसोसिएशन के साथ, वो भी शामिल हैं। वेलकम ख्वाजा साहब। और हमारे साथ साद साहब होंगे, साद तारिक साहब, जो कि अगेन सर्टिफिकेशन के मामले में इन्वॉल्व हैं कंट्रोल यूनियन के साथ, वो भी हमारे साथ शामिल होंगे। फिर हमारे साथ बलोचिस्तान से मेहमान शामिल हैं, डॉक्टर साहब, जो कि जिनका बहुत ज़्यादा काम है बलोचिस्तान के अंदर, जो कि कॉटन की प्रोडक्शन हो रही है, तो उनका भी बहुत शुक्रिया, वो भी हमारे साथ शामिल हुए। अब बगैर हम टाइम लिए हुए हम हाफिज साहब की तरफ जाते हैं। हाफिज साहब, अस्सलाम वालेकुम। हाफिज साहब, आप अपना माइक ऑन कीजिए सर। और हमें स्टार्ट आप से हम करते हैं कि ये जो नामियाती कॉटन है, ये या जो ऑर्गेनिक कॉटन है, इसकी क्या अहमियत है और इसके लिए हमें कौन से अहम इकदामात करने होते हैं। जी प्लीज हाफिज साहब। जी वालेकुम सलाम जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच जी। ये एक मौका प्रोवाइड किया आपने हम सब के लिए कि इस बहुत ही अहम टॉपिक पे बात की जा सके। और माशाल्लाह बहुत अच्छे स्पीकर्स यहाँ पे आप हमारे साथ हैं, और डेफिनेटली वो अपनी कंट्रीब्यूशन देंगे मालूमात के हवाले से। तो आपका क्वेश्चन जो है कि ऑर्गेनिक कॉटन का, बेसिकली मैं थोड़ा सा इसका जो जर्नी यहाँ पे हमने पाकिस्तान में स्टार्ट लिया था उसका बताऊंगा कि WWF पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो है, हम अल्हम्दुलिल्लाह पायनियर हैं ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन में और इसकी सर्टिफिकेशन में। हमने ये सफ़र 2016 में स्टार्ट लिया बलूचिस्तान से। इसके 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो हमने, जहाँ पे पोटेंशियल हमें नज़र आया वहाँ पे हमने स्टार्ट लिया। और एक कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स जो हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और WWF पाकिस्तान की, वो कॉन्टिन्यूसली एक एफर्ट्स हमारी 2-3 साल रही। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 2019 में पहली जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक कॉटन बेल है जो पाकिस्तान की, वो हम मार्केट में लाने के काबिल हुए। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बड़ी सिंसियर एफर्ट्स जो हैं वो शामिल हैं। तो इसमें कोई एज सच इतने कोई मतलब स्पेशल किस्म की वो नहीं है एक्शंस की जी, जो हमें पता ना हो या वो हमने पहले कभी किए ना हो। वेरी सिंपल, जो हमारे आबा व अजदाद जिस तरह की काश्तकारी करते रहे हैं, बड़ी देसी किस्म की, बड़ी नेचुरल की बिल्कुल करीब जो होती है,
कि कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो हम उसमें बिल्कुल इस प्रोडक्शन में, कॉटन की जो प्रोडक्शन है उसमें हम उनको ना यूज़ करें, जिसमें केमिकल पेस्टिसाइड हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र हैं। उनका इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। और एक फंडामेंटल जो इसकी रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनिक कॉटन की, पर्टिकुलरली वो है नॉन जीएमओ सीड या ऑर्गेनिक कॉटन सीड जो है। जो जो कि बहुत ही एक क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है इस नामियाती काश्त के हवाले से, जिसको इंश्योर करना होता है ताकि फार्मर उसी को कल्टीवेट करें और फिर जो फील्ड लेवल की जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें फार्म यार्ड मैन्योर का इस्तेमाल करना है, कोई केमिकल पेस्टिसाइड की बजाय बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है पेस्ट के, उसकी तरफ फार्मर्स को ले जाना है। तो ये एक बड़ी कॉन्टिन्यूअस एक यू से के प्रैक्टिस है जिसमें फार्मर्स को बाकायदा इस पे ट्रेन भी किया जाता है, उसको गाइड भी किया जाता है, ताकि बाय एंड ऑफ द डे जो क्रॉप है वो बिल्कुल प्योर हो और उसमें किसी किस्म की कोई कंटेमिनेशन ना हो। सो मच, बहुत शुक्रिया। अब मैं चूंकि आज का हमारा मुकाबला काफी सख्त है टाइम के साथ, 1 घंटे में इंशाल्लाह हमने प्रोग्राम खत्म करना है, तो मैं अपने कोलीग उमर को कहूंगा, उमर प्लीज फॉलो कीजिए, प्लीज टेक टेक दिस क्वेश्चन एंड आस्क इमरान साहब। जी उमर, हमारा म्यूट है जी। सो सबसे पहले तो आई वुड वेलकम ऑल द गेस्ट, ऑल द ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। आई थिंक ऑर्गेनिक कॉटन या सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन जो है वो वक्त की ज़रूरत है, और शायद इन द नियर फ्यूचर कोई भी मुल्क जो कि सस्टेनेबल कॉटन प्रोड्यूस नहीं कर रहा होगा वो शायद एक्सपोर्ट से बाहर हो जाएगा। एंड दैट इज़ द बिगर चैलेंज कि हमने सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ पाकिस्तान की जो वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्ट्स है उसको भी लाइव रखना है, और अपना जो रेवेन्यू है, पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है और जो जीडीपी है उसमें जो कॉटन का शेयर है उसको लाइव रखना है। सो फॉर दैट पर्पज सस्टेनेबिलिटी और ऑर्गेनिक कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक इमरान असगर साहब से सर मेरा एक हम्बल सा क्वेश्चन है दैट पाकिस्तान के सिनेरियो में इमरान साहब, आप जैसे जानते हैं कि पाकिस्तान में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की जो बाइफरकेशन है और जो मार्केट की डेवलपमेंट है वो नहीं है। फार्मर लेवल पे जब हम बात करते हैं कि जी आप ऑर्गेनिक कॉटन या कोई भी और क्रॉप, कॉटन तो हम बहुत स्पेसिफिक हो रहे हैं, लेकिन किसी भी क्रॉप के हवाले से जब हम ऑर्गेनिक कल्टीवेशन की बात करते हैं तो फार्मर के लेवल पे एक्सेप्टेबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी बहुत कम है, और उसकी रीज़न शायद यही है कि आगे मार्केट के अंदर ऑर्गेनिक की बहुत वैल्यू नहीं है जो कि शायद होनी चाहिए ताकि फार्मर उसको अडॉप्ट कर सके। तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे, और क्या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई मार्केट लिंकेजेस डेवलप कर रही है कि जिसके ज़रिए ऑर्गेनिक कॉटन को प्रमोट किया जा सके? थैंक यू उमर। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि सोर्सरी हमने क्यों स्टार्ट की थी, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि बेसिकली हम जो काम कर रहे हैं, इनफैक्ट हम इन ग्रोवर को कनेक्ट कर रहे हैं ब्रांड की डायरेक्ट सप्लाई चेन के साथ ग्लोबली, नॉट ओनली इन पाकिस्तान। हम बड़े एक्टिव हैं। अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो 80% वी आर एक्टिव इन इंडिया, एंड आप मेरे बैक पे मैप को देखें, बेसिकली ये वो लोकेशंस हैं जहाँ पे सोर्सरी ग्रुप इस पे काम कर रही है फार्मर लिंकेजेस पे। अच्छा, जो बात आपने की कि जो फार्मर की एक्सेप्टेबिलिटी है वहाँ पे एक और ये स्थान में इमरान साहब, आपकी बीच में आवाज कट रही है, तो फिर आप अपना वीडियो बंद कर दें, बीच में आपकी आवाज कट जाती भी किया है। ये जो बड़े रीजन्स हैं, जी है। अब शायद बेहतर होगा। जी जी प्लीज। तो बेसिकली डिसकनेक्टिविटी जो है ये हर रीजन्स के अंदर है, और सोर्स ही हमने डेवलप ही इसलिए की कि जहाँ पे हम इन सस्टेनेबल कॉटन ग्रोवर को लिंकअप करें विद अ क्लियर बिजनेस केस कि अगर आप ऑर्गेनिक ग्रो कर रहे हैं
का इन परसेंटेज और इन फिक्स प्राइस और प्री कमिटेड एडवांस कमिटमेंट और बाय बैक गारंटी। तो हमने बेसिकली लास्ट ईयर तकरीबन जो है 20,000 टन कॉटन जो है इंजेक्ट करवाया है फैशन इंडस्ट्री के, जिसमें 6,000 ऑर्गेनिक कॉटन है जो कि हमने सिक्योर किया है इंडिया, सेंट्रल एशिया और टर्की से, और रिमेनिंग 12,000 हमने BCI कॉटन को इंजेक्ट करवाया है ब्रांड की सप्लाई चेन में, जो कि 12,000 टन है। अच्छा, इनमें जो वैल्यू प्रोपोजिशन थी सोर्सरी की, हमने बायबैक करवाई थी कि मार्केट्स के ऊपर हम BCI फार्मर का चार्ज देंगे, और जो हमारे फार्मर हैं जो ऑर्गेनिक ग्रो कर रहे हैं सेंट्रल एशिया में, टर्की में या इंडिया में, हम उन्हें 20-25 सेंट का अपचार्ज देंगे एज अ प्रीमियम। तो ये बिजनेस मॉडल बड़ा इफेक्टिव इसने काम किया इंडिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और इनफैक्ट जो आपकी हाइक आई थी आफ्टर डी सर्टिफिकेशन एपिडा और NOP की प्राइस के अंदर, जो हमारे क्लाइंट थे वेरियस फैशन इंडस्ट्री के अंदर, जो कि बेस भी है, यूरोपियन बेस भी है, मैं नाम नहीं लूँगा, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, तो बेसिकली वर्सेस $4 ऑर्गेनिक कॉटन अ केजी, $3.65 kg पे परचेज किया। एट द सेम टाइम जो फार्मर है उसे एक 30% प्रीमियम हमने पे ऑफ करवाया है थ्रू जिनर। तो बेसिकली अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो कोई भी सस्टेनेबल कॉटन प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब ना हो, जहां पे क्लियर बिजनेस केस ना हो, जहां पे बाई बैक गारंटी ना हो। नो डाउट हम तकरीबन 7-8 लाख एकड़ हमारी जो जमीनें हैं के अंदर, जिसे हमें लीकेजेस करना चाहिए टेक्सटाइल के साथ। इनफैक्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है 2019 के बाद से काफ़ी एक्टिव है और बहुत अच्छा काम हो रहा है इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक लिंकेजेस। जो चैलेंज मुझे नज़र आता है ऑर्गेनिक की प्रमोशन के लिए, वो सर्टिफाइड नॉन GMO सीड है। ऑर्गेनिक सीड की अवेलेबिलिटी नहीं है, अभी तक सर्टिफाइड नहीं है। नॉन GMO सीड अवेलेबल है लिमिटेड क्वांटिटी में, और हमें जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स है, इसकी सप्लाई चेन हमारी स्टेबल नहीं है, या उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे कॉटन प्लान है प्रमोट करने के लिए विद इन नेक्स्ट क्रॉपिंग है। तो मेरा ख्याल है कि सप्लाई चेन को इन 3 एरियाज पे काम करने होंगे ग्रेजुअली, जहाँ पे सर्टिफाइड ऑर्गेनिक सीड अवेलेबल हो और इनफ क्वांटिटी में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स अवेलेबल हो। जी उमर जी, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल उमर अब गोइंग बैक टू मेरी तरफ वापस आ रहे हैं। जी, आप बहुत आपने अच्छा इसका जवाब दिया। हम जाते हैं हाफिज साहब की तरफ दोबारा। हाफिज साहब, जो जिम्मेदार को जो समझ हो कि वो कहता है जी शायद मैंने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डाल दी है तो मेरी ऑर्गेनिक कॉटन होगी, तो ये जरा हम बताएं कि वो सर्टिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है आप ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए। जी हाफिज साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं एक्चुअली जो उमर साहब की तरफ से एक क्वेरी थी सप्लाई चेन के हवाले से, एक्चुअली मैं उसमें ऐड करना चाह रहा था, जो कि हमारे कलीग इमरान साहब ने काफ़ी एक्सप्लेन किया, अच्छा एक्सप्लेन किया। तो इसमें जो उनकी बेसिक जो शायद वो ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान में इसकी कोई सप्लाई चेन ऑर्गेनिक कॉटन की सो फार भी है या नहीं है, तो मैं उस हवाले से ऐड करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पे बड़ा क्रिटिकली और बड़ा कीनली इस पे काम भी कर रहे हैं, और 2019 से इंशाल्लाह हमारी जो है वो सप्लाई चेन जो है वो डेवलप है। यहाँ पे लोकल टेक्सटाइल ग्रुप हमारे बड़े पोटेंशियल ग्रुप्स हैं जो कि हमारी ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को प्रिक्योर करते हैं, और सिमिलरली कुछ ब्रांड्स हैं जैसे C&A है, H&M है, बेस्ट सेलर है। तो वो उन्होंने बहुत इन पिछले 2-3 सालों में बड़ी इंटरेस्ट शो की है कि पाकिस्तान की ऑर्गेनिक सर्टिफाइड जो ऑर्गेनिक कॉटन है वो सोर्स करें। तो पिछले 2 साल से 2020 में भी जो हमारा जितना वॉल्यूम सर्टिफाई हुआ है वो C&A ने प्रीमियम प्राइस पे उसको लिया है थ्रू देयर रजिस्टर्ड सप्लायर्स इन पाकिस्तान। और सिमिलरली 2021 में अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बहुत बड़ा वॉल्यूम जो है वो सर्टिफाइड वॉल्यूम ऑर्गेनिक कॉटन का जो 2021 में हुआ है, तो वो भी सिमिलरली C&A ने उसको प्रिक्योर किया है थ्रू देयर रजिस्टर्ड सप्लायर एंड गॉट सर्टिफाइड जेनर्स और एक प्रीमियम प्राइस पे।
तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इसका सप्लाई चेन जो है वो डेवलप है। हाँ, गैप्स हैं अभी तक, उनको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है और डिमांड को मज़ीद बढ़ाने की भी ज़रूरत है डेफ़िनेटली। बाकी आपकी बात कि फॉर्म लेवल पे जो प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम डेफ़िनेटली इंश्योर करना होता है, तो वो जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि राइट फ्रॉम सीट सिलेक्शन, वो दैट इज़ वेरी क्रिटिकल स्टेज, कि जहाँ पे हमें बड़ा विजिलेंट होना पड़ता है। सीड कंपनीज के साथ फॉर्म्स को एंगेज करते हैं, उनके सीड सप्लायर सीड डीलर्स जो हैं उनको एंगेज करते हैं, और सीड कंपनीज लेवल पे हम अपने तौर पे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बलूचिस्तान और हम WWF उनको विजिट करके उनकी प्रॉपर हम सैम्पलिंग करते हैं और सीड की टेस्ट करके फिर हम रिकमेंड करते हैं सीड डीलर्स को भी और फार्मर्स को भी कि फलां सीड कंपनी के पास सीड जो है वो फलां लॉट्स हैं वो अवेलेबल हैं और टेस्टेड हैं और वो GMO फ्री हैं। तो हम एक तो उसको लिंक करवा लेते हैं फार्मर के साथ। फिर जब सीड फॉर्म लेवल पे पहुंच जाता है, उसकी सोइंग के हवाले से फार्मर्स को गाइडलाइंस दी जाती हैं कि ताकि उसकी इन केस ऑफ कोई जर्मिनेशन का इशू आता है तो फिर कोई मिक्सिंग ना हो, कि कोई और बीटी कॉटन जो है वो उसमें गैप फिलिंग के तौर पे वो मिक्स ना हो। तो एडिशनल सीड जो है उसको भी इंश्योर करना होता है ताकि किसी किस्म की GMO कंटेमिनेशन जो है वो ना हो सके। फिर इन द कोर्स ऑफ टाइम जब क्रॉप फील्ड में होती है तो डिफरेंट जो एग्रोनॉमी की प्रैक्टिसेस हैं उसमें पर्टिकुलरली बायो फर्टिलाइजर का यूज़ है। उसमें भी जो सोर्सेज हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, ऑथेंटिक सोर्सेज हैं बायो फर्टिलाइजर के, तो उनको भी हम एंगेज कर रहे होते हैं फार्मर के साथ, ताकि वहाँ से वो प्रोक्योर करके और फिर हम उनके साथ साथ एक डेमोन्स्ट्रेशन भी करवा रहे होते हैं। सिमिलरली जो पेस्टिसाइड की जो अच्छे सोर्सेज हैं लाइक निपजी है, नियाब है, और भी कई ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं, तो उनकी कुछ प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनको भी हम डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहे होते हैं और फार्मर्स को उसकी तरफ मोबिलाइज भी कर रहे होते हैं कि इंस्टेड ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड बायोलॉजिकल जो कंट्रोल है प्लांट प्रोटेक्शन के हवाले से उसको प्रैक्टिस करें। तो ये सारा एक बहुत पूरा शुक्रिया सर। मैं सर सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ यहाँ पे, जो कि ये जिम्मेदार इस प्रोग्राम को देखते हैं, आप जरा वो बताएं कि जी जो वैरायटीज हैं हमारी, जो कि हमारा तो ये है कि जो हाई यील्डिंग वैरायटीज, और जो कि डिजीज कुछ अरसे बाद बीमारी आ जाती है उस वैरायटी का जो है वो टाइम खत्म हो जाता है, तो आप थोड़ा सा बताएं कि ये जो आपने बीटी की बात की, मैं भी जिम्मेदारों को इतना ना पता था, थोड़ा सा डिटेल से आसान लफ्जों में बताएं कि कौन सी ऐसी वैरायटीज हैं जो कि ऑर्गेनिक या जो ये नामियाती जो फुटी है उसके लिए मौजू हैं, प्लीज जी। इसमें डॉक्टर साहब ऐसा है कि जो सो फार अभी जो मार्केट में ऑल्दो के अभी हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे CRI मुल्तान है, नियाब है, सिकरंड है, जो भी और ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उनके पास कुछ नॉन बीटीज वैरायटीज मौजूद हैं, लेकिन उनकी अभी जो क्वांटिटी है वो बड़ी लिमिटेड है, रिसर्च लेवल तक है, फील्ड में नहीं है। तो फील्ड में सिर्फ 2-3 ऐसी वैरायटीज हैं जो अच्छी हैं और अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं। उसमें एक नियाब किरण है जो कि बहुत अच्छी वैरायटी है, जो कि नियाब की वैरायटी है, जिसको हम उसकी एक बल्क क्वांटिटी जो है वो सीड कंपनीज में अवेलेबल भी है। तो वो हम एक तो उसको लिंक कर रहे होते हैं फार्मर के साथ, और सिमिलरली एक नियाब 2008 है, उसको भी हम लिंक कर रहे होते हैं, उसकी भी क्वांटिटी कुछ सीड कंपनीज के पास मौजूद है। और एक MNH 786 वैरायटी है आई थिंक, वो भी अवेलेबल होती है कुछ सीड कंपनीज के पास, तो वो भी नॉन बीटी है। उसके अलावा ऑल्दो के आई शुड नॉट मेंशन लीगली के कुछ 1-2 वैरायटी ऐसी भी हैं जो अनअप्रूव्ड है, जैसे Z33 है और GS 212 है, ये जालंधर की मेरे ख्याल 2 वैरायटीज हैं। तो ये भी नॉन बीटी वैरायटीज हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये अनअप्रूव्ड है, हम इसको प्रमोट नहीं कर सकते। लेकिन ये भी नॉन बीटी वैरायटीज हैं जो कि फार्मर्स जो यूज करते हैं डेफिनेटली। बहुत शुक्रिया आप सब, चूंकि ये सारा एक पूरी 3 साल की इसमें सारी चेंजेस, तो इस साल चूंकि अभी हम कई जिम्मेदार जिन्होंने अभी काट नहीं लगाया, उनको ये प्रोग्राम अगर सुन के उन्होंने कहें जी कि अगर उन्हें इस साल अगर इन वैरायटीज के थोड़ी सी अमाउंट में सीड लगा के, ताकि एक उनका ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, उनकी उस पर एतबार आ जाए, अगर उन्हें अगले साल जो क्या वो स्टेप कितने हैं, कितना आपको टाइम लगता है जमीन की जो उसे जहरों से पाक करके उसे सर्टिफाई होने में कितना टाइम लगता है, ये जरा अपने अल्फाज में बताएं प्लीज। इसमें चूंकि ख्वाजा साहब माशाल्लाह बैठे हैं और हमारे अगले जो 7 तारीख हैं वो भी बैठे हैं, इसमें एक एक्सपर्ट जो ओपिनियन है मेरे ख्याल है उनकी तरफ से आ जाए तो वो बेहतर है, बिकॉज ये जो इन कन्वर्जन पीरियड है, जब आप कन्वेंशनल कॉटन से ऑर्गेनिक की तरफ जाते हैं
तो दैट डिपेंड्स ऑन जियोग्राफिकल लोकेशन और आपकी सॉइल की कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन, उस पर डिपेंड करता है। तो ये वेरी करता है कि जी 2 साल से लेके 3 साल तक समटाइम जो इन कन्वर्जन पीरियड चाहिए होता है, अगर आप प्योरली कन्वेंशनल से ऑर्गेनिक की तरफ जाते हैं। लेकिन वहाँ पे कंडीशंस जो हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं, जहाँ पे आपकी लैंड जो है वर्जन है, प्योर लैंड है और किसी किस्म की वहाँ पे कंटामिनेशन नहीं है, और आप वहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। वो उसमें चांसेस बन जाते हैं कि आप फर्स्ट ईयर में भी आपको इन कन्वर्जन का या ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट मिल सकता है। बट अगर आप एक प्योरली कन्वेंशनल फार्मिंग से ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे लैंड्स जो हैं वो आपकी कंटेमिनेटेड हैं जीएमओ के हवाले से या केमिकल के हवाले से, तो उसके लिए फिर एक स्पेसिफिक पीरियड है उन लैंड्स को कंटेमिनेशन फ्री करने के लिए, जो कि 2 से 3 साल तक डेफिनेटली है। और इसको मजीद मेरा ख्याल एक्सप्लेन जो है ख्वाजा ताहिर साहब या हमारे भाई तारिक असद साद तारिक उसको वो एक्सप्लेन करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सब, आपने मेरा काम आसान कर दिया। चले जी, अब नेक्स्ट हमारे स्पीकर हमारे साथ जो है साद साहब हैं। साद तारिक साहब, पहले हम आपसे पूछते हैं कि आप स्टैंडर्ड्स को लेके आने में हमें कितना टाइम चाहिए, क्या आपका खर्चा चाहिए एक जिम्मेदार को, और क्या उसमें जो है स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो वो जरा प्लीज बताइए। प्लीज साद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर देखें, इसमें जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की तरफ मूव करती है या वो डिसाइड करती है कि उसने फार्मर ग्रुप के साथ काम करना है, तो वो फिर जो है फार्मर के साथ अपनी कॉन्ट्रैक्टिंग कंप्लीट करते हैं। वो उनकी अपनी जो है वो किन पैरामीटर्स के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं फार्मर्स के साथ, वो उनकी अपनी सवाबदीद होती है। जो जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हमें जब किसी क्लाइंट की एप्लीकेशन आती है कि हम जो है वो इन फार्मर्स को सर्टिफाइड कराना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले क्लाइंट से जो है वो सर्टिफिकेशन बॉडी का हमारा एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनिक की, हम उनसे ऑर्गेनिक सिस्टम प्लान शेयर करते हैं। और उस सिस्टम प्लान के अंदर जो है वो हम ऑर्गेनिक से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन होते हैं कि फार्मर की क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं, फार्मर का एरिया कितना है, उस जिस एरिया में फार्मर काम कर रहा है उसका जियोग्राफिकल बैकग्राउंड क्या है, उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या हैं, उसमें फार्मर्स के पास जो नेबरिंग क्रॉप्स हैं या उसके अपने फार्म पे अदर देन ऑर्गेनिक कॉटन वो कोई दूसरी क्रॉप्स लगा रहा है तो वो कौन कौन सी हैं, फिर उसके अलावा उसने जो सीड इस्तेमाल किया था वो कौन सा था, इरिगेशन प्रैक्टिसेस क्या हैं, वीडीसाइड्स जो है वीड्स को इरेडिकेशन की क्या प्रैक्टिसेस हैं, फिर अगर उसके पास कोई पेस्ट का अटैक हो रहा है उस पेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए फार्मर की क्या प्रैक्टिसेस है। मतलब ऑर्गेनिक से रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट होती हैं वो हम ऑडिट से पहले फार्मर के पास एक क्वेश्चनर भेजते हैं क्लाइंट के पास, क्लाइंट फार्मर के पास जाता है, फार्म लेवल पे उस क्वेश्चनर को फिल करके हमें भिजवाता है। फिर हम उसकी इवैल्यूएशन करने के बाद ऑडिट प्लान करते हैं और ऑडिट में जाके हम फिर वेरीफाई करते हैं कि जो चीज़ें हमें ऑर्गेनिक सिस्टम प्लान में क्लाइंट की तरफ से आई हैं, क्या इंफॉर्मेशन वाकई ही सेम टू सेम है फिजिकल ऑडिट में या नहीं। बाकी जो कंडीशंस हैं वो फिर हम जो है क्रॉप के सैंपल लेते हैं, सीड के सैंपल लेते हैं, सैंपल्स को हम भिजवाते हैं पाकिस्तान से बाहर। कुछ लैब्स हैं जो स्टैंडर्ड ने रिकमेंड की हुई हैं हमें, उसमें हमारे यूरोपियंस की लेबॉर्ट्रीज हैं जर्मनी में, फिर हमारी अपनी कंट्रोल यूनियन की लैब है, TLR लैब है रॉटरडैम में। तो फिर इन प्रोडक्ट्स की जो है वो टेस्टिंग सारी वहाँ पर होती है, वहाँ से जो रिपोर्ट्स आती हैं और फिर जो हमारी ऑडिट कंडीशन जो रिपोर्टिंग होती है या फाइंडिंग्स होती हैं उसकी बेस पे फिर हम सर्टिफिकेशन डिसीजन लेते हैं। तो बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें हाफिज साहब चूंकि नहीं सॉरी साद साहब, चूंकि मैं एक जिम्मेदार हूँ, मैं हूँ खाने वाल का जिम्मेदार, ठीक है जी। मुझे किसी ने बताया, मैंने सुना कि जी या ये नामियाती जो है फुट्टी उसका भाव अच्छा है, तो उससे पहला स्टेप क्या करना है, किसके पास से जाना है, किसको फोन करे, किस नंबर पे जाए? सर देखें, इसमें सबसे पहले जो है ना फार्मर, कोई भी फार्मर अकेले जो है इसको सर्टिफिकेशन की तरफ नहीं जा सकता, उसको डेफिनेटली किसी जो है वो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी काम कर रही है उसकी अम्ब्रेला के अंडर आना पड़ेगा, क्योंकि सर्टिफिकेशन की ये रिक्वायरमेंट है कि जो भी सर्टिफिकेशन कराना चाह रहा है वो एक रजिस्टर्ड एंटिटी होनी चाहिए, उसके पास जो है वो बिजनेस रजिस्ट्रेशन अवेलेबल होनी चाहिए, और मतलब जिस भी नाम से वो सर्टिफिकेशन कराना चाह रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो उसके पास होनी चाहिए। तो अगर किसी भी ये एरिया जिम्मेदार को भी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदार तो जो होता है वो कोई फर्म या कंपनी नहीं होती, जिम्मेदार तो एक जिम्मेदार होता है, ठीक है जी। So वेलकम माय colleague, just Mr. Fritz has joined from Germany, so he's with us. Fritz, thank you.
So I think जो हम बात कर रहे थे, हम sorry friends, we're gonna continue in Urdu, but I think we'll have a separate. तो उसमें जो अब जिम्मेदार तो कोई कंपनी नहीं होता, जिम्मेदार तो 10 एकड़ है, उसके पास 4 एकड़ है, 5 एकड़ है, तो अब उसने पहला स्टेप क्या करना है? पहला उसने जो है ना कि जी मैं अभी हम सर्टिफिकेशन को साइड पे कर देते हैं। मैं आपके सवाल का आंसर कर देता हूँ। अगर कोई भी फार्मर है जो कि सबसे पहले सोच रहा है कि उसने ऑर्गेनिक कल्टीवेशन की तरफ जाना है, जैसा कि हाफिज साहब ने पहले बताया कि अगर तो उसकी लैंड पे पहले से वो केमिकल यूज कर रहा है, तो सबसे पहले उसको उन तमाम जो है वो एग्रोकेमिकल, सिंथेटिक एग्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर का यूज स्टॉप करना पड़ेगा, और उसको जो है अपने फार्म के जो भी उसकी बाउंड्रीज हैं वहाँ पे उसको फिर बफर क्रॉप्स उगानी पड़ेंगी, ताकि उसको जो नेबरिंग क्रॉप्स हैं वहाँ से उसको कंटेमिनेशन ना आए। क्योंकि फार्मर ने तो अब सोच लिया कि उसने ऑर्गेनिक की तरफ जाना है, लेकिन उसके जो नेबर्स हैं या उसकी जो नेबर की तरफ नेबरिंग में जो दूसरी क्रॉप्स हैं, अगर वहाँ पर दोबारा स्प्रे हो रहे होंगे तो फिर फार्मर की जो क्रॉप है वो भी कंटेमिनेटेड हो रही होगी। तो फिर अगर फार्मर ने ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की तरफ जाना है या ऑर्गेनिक क्रॉप उगाने के लिए जाना है, तो फिर उसको पहले अपनी जो फार्म की बाउंड्री है उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसको वहाँ पे बफर जोन्स जो है वो लगाने पड़ेंगे। उसके बाद फिर उसको नॉन जीएमओ सीड की अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी, और इसी तरह से उसको जो है वो ऑल ओवर द ईयर फिर उसको जो है वो जो दूसरे कन्वेंशनल मेथड्स हैं पेस्ट को रोकने के लिए, या जो है वो कोई भी किसी किस्म का अटैक हो रहा है क्रॉप के ऊपर, उसको रोकने के लिए फिर उसको कन्वेंशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर छोड़ के फिर उसको ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस को देखना पड़ेगा कि अगर मेरे पास किसी पेस्ट का अटैक होता है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। इसी तरह से स्टार्टअप के लिए तो सबसे पहले जो है वो केमिकल का यूज स्टॉप करना पड़ेगा, और अपनी क्रॉप को फिर प्रोटेक्ट करने के लिए प्रैक्टिसेस उसको करनी पड़ेगी। तो केमिकल में आप जरा थोड़ा सा बता दें कि उसको खादों पे भी जो है ना, तो खाद से शुरू होता है, पहला स्टेप है जमीन, खाद, फिर स्प्रे, तो तीनों चारों स्टेप सर को उसमें देखें, सबसे पहले जब आप लैंड की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, फिर जिस तरह से फार्मर्स हैं वो यूरिया या दूसरी डीएपी या दूसरी फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं, फिर उसको वो स्टॉप करके फिर जो ग्रीन मैन्योर है उसकी तरफ जाना पड़ेगा, या जो एनिमल जो है वो एनिमल मैन्योर है उसकी कंपोस्टिंग करनी पड़ेगी, उस कंपोस्ट को यूज करना पड़ेगा लैंड की प्रिपरेशन में। फिर आप फर्टिलाइजर को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपकी सॉइल ऑर्गेनिक नहीं होती, जब तक आपकी लैंड ऑर्गेनिक नहीं होगी, उस वक्त तक उस पर लगने वाली कोई भी क्रॉप कंसीडर नहीं कर सकते ऑर्गेनिक। क्योंकि अगर आप ये करते हैं कि आप जमीन में आप यूज कर रहे हैं यूरिया और डीएपी, और आप बाकी क्रॉप पे किसी भी किस्म की पेस्टिसाइड यूज नहीं करते, तो फिर आपकी क्रॉप ऑर्गेनिक कंसीडर नहीं हो सकती। क्योंकि ऑर्गेनिक की शर्त ये है कि सबसे पहले आपकी लैंड का स्टेटस ऑर्गेनिक होना जरूरी है, उसके बाद उसके ऊपर जो क्रॉप लगेगी वो ऑर्गेनिक होगी। अच्छा, यहाँ पे ये बताएं कि कोई ऐसी क्रॉप है जिसको हम वैसे यहाँ यूके वेस्ट में था कवर क्रॉप, तो कवर क्रॉप ऐसी लगाएं जिससे हम थोड़ा सा रहे तो वो 3 साल ही, लेकिन हम अपनी फसल की जमीन की जो जहर है उसको कम आलूद कर सकें। वो कौन सी ऐसी फसल है? वो लेग्यूम वाली क्रॉप है या वो जंतर है? प्लीज थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे, या ये हमारे जो क्वेश्चन प्लांट्स हैं आप सब बताएंगे। कॉटन है, या कॉटन से अलावा भी हमारे जो प्लांट्स हैं वो जो भी अपनी मेन क्रॉप्स लगा रहे थे, जैसे हमारे राइस के प्लांट्स हैं, राइस वो जब लगाते हैं तो राइस के बाद वीट लगती है, तो उसके जो गैप होता है बीच में, उसके अंदर फिर ये लेग्यूमिनियस क्रॉप्स जो है वो जंतर भी लगाते हैं, फिर उसके अलावा सस्बीनिया भी लगाते हैं, अल्फाल्फा भी लगाते हैं। तो मतलब उसमें जो है फार्मर की अपनी थोड़ी सी जो है ना इंटरेस्ट भी शामिल हो जाता है कि उसने कौन सी ऐसी ग्रीन क्रॉप लगानी है। कुछ लोग जो है वो अपने एनिमल्स की उसके लिए जो है फीड के लिए लगा लेते हैं। तो इस 2-3 किस्म की जो है वो क्रॉप्स हैं जो तकरीबन 40-45 दिन के गैप के लिए फॉर 2 मंथ्स जो है वो लगाते हैं, और उससे जो है वो फिर पूरा साल तो कवर क्रॉप नहीं लगाते, क्योंकि मेन क्रॉप भी कल्टीवेट करनी होती है। तो इसी तरह से जिस फार्मर की जो भी मेन क्रॉप है उसके बाद जो थोड़ा सा गैप बचता है उसके अंदर फिर वो ये कवर क्रॉप जो है वो जंतर भी लगाते हैं, अल्फाल्फा भी लगाते हैं। इस तरह 2-3 ग्रीन क्रॉप्स हमने लगी हुई देखी हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान डिफरेंट एरियाज में। तो कंडीशन भी डिपेंड करता है कि आप इन्वायरमेंटल कंडीशन किस क्रॉप पे सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। वाटर अवेलेबिलिटी का भी इशू है। हमारा ज्यादातर काम जो है वो बलूचिस्तान के अंदर है, तो बलूचिस्तान के अंदर जो है वो फार्मर को उसकी मेन क्रॉप के लिए पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो उसके बाद जो है वो जो उसकी बाकी का क्रॉप ईयर है उसमें अगर वाटर की अवेलेबिलिटी हो तो फिर तो फार्मर कुछ क्रॉप लगा लेते हैं, अदरवाइज फिर जो है वो लैंड खाली पड़ी रहती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया साथ साहब आपका, आपने कंट्रोल यूनियन से ज्वाइन किया हमें, बहुत शुक्रिया। अब हम जाते हैं हमारे चौथे स्पीकर जो हैं, वेलकम अगेन ख्वाजा ताहिर साहब, जो कि कॉटन सेंट्रल कमेटी सॉरी कराची कॉटन कमेटी या कॉटन एसोसिएशन के साथ है। जी सर, ख्वाजा साहब आप बताएं कि इसमें
जो रिक्वायरमेंट है ट्रेड के लिए और क्या पोटेंशियल है, कितने $1 मिलियन का ये बिजनेस है कि जिसको हम जो है ना ये टैप कर सकते हैं? जी प्लीज सर। थैंक यू जी। आप म्यूट हैं सर, भाई साहब आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं जी। जी प्लीज जी, अब आ रही होगी आवाज? जी जी आ रही, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपने इनवाइट किया और मौका दे रहे बोलने का। मैं थोड़ा साइंस से हट के बात करूंगा क्योंकि साइंटिफिक जितनी डेप्थ में जाएं कम है ऑर्गेनिक में, बट साद साहब ने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, इमरान साहब ने पहले बताया, हाफिज साहब ने बताया। सो ये तो चूंकि गपशप सेशन है एंड आई थिंक कि फार्मर्स इसको सुन रहे हैं, तो मैं उनसे डायरेक्ट मुखातिब भी हूँ, आपके तवज्जुह से और आपसे भी हूँ। देखिए, पोटेंशियल की जहां तक बात है, इट्स अ ह्यूज पोटेंशियल, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। कैसे? ऑर्गेनिक कॉटन की डिमांड दुनिया में अच्छी खासी है, आई डोंट नो द फिगर, बट ऑर्गेनिक कॉटन बहुत ज्यादा शॉर्ट है इस वक्त दुनिया में। स्पेशली जब इंडिया में पिछले साल ऑर्गेनिक कॉटन का प्रॉब्लम आया और वहां से शिपमेंट्स होनी कम हुई, वहां से बल्कि प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कॉटन भी काफी रिड्यूस हो गई, तो पूरी दुनिया इस तरफ देख रही है कि अब ऑर्गेनिक कॉटन का प्रोडक्शन कहाँ से हमें मिलेगा, कहाँ से, मतलब जो एक्सपोर्ट करे। एक तो मुल्क है जो खुद भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ एक्सपोर्ट कौन करेगा? तो इस वक्त कोई बड़ी सोर्स दुनिया में नहीं रही, क्योंकि इंडिया बड़ी सोर्स थी ऑर्गेनिक कॉटन के लिए। हम सबकी एक ट्राई है और ख्वाहिश भी है और कोशिश भी है, और उस तरफ हम एफर्ट भी कर रहे हैं। जितने भी इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स हैं यहाँ, WWF का बड़ा रोल है इसमें। हम सबकी कोशिश ये है कि पाकिस्तान बिकम्स द ग्लोबल सप्लाई हाउस फॉर द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान सबसे बड़ा सप्लाई हाउस बने। हमारा ख्वाब भी है और हम उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं, और नामुमकिन नहीं है, मेरे पर्सनल राय में ये बिल्कुल नामुमकिन नहीं है कि हम सबसे बड़ा ग्लोबल वेयर हाउस बन जाए। उसके लिए देखिए, 7 साल पहले ऑर्गेनिक कॉटन शुरू हुई पाकिस्तान में, 2015 में पहला प्रोजेक्ट आया, आज 7 साल हो गए हैं। स्लो चला है क्योंकि इसमें शुरू में बॉटलनेक्स काफी आए। सबसे बड़ा बॉटलनेक है जो पहले आई थिंक इमरान साहब या हाफिज साहब ने बताया कि नॉन GMO सीड अवेलेबिलिटी का मसला था और मसला है, और मसला ये रहेगा इन नियर फ्यूचर। उसकी तरफ कोशिश हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता हर साल वो स्टॉक्स बिल्टअप किए जा रहे हैं कि नॉन GMO या ऑर्गेनिक सीड को दोबारा सोइंग के लिए इस्तेमाल किया जाए और नया भी बनाया जाए, ताकि हम उस कमी को दूर कर दें। अब आते हैं कि करना कैसे चाहिए। ये आसान नहीं है फार्मर्स के लिए, बट आई वुड सजेस्ट कि उनके जो बच्चे काम में आ गए हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो जिनको शौक है पढ़ने का, स्टैंडर्ड जरूर पढ़ें। मुश्किल है, बड़ा है, 6 महीने लगा दें, साल लगा दें, लेकिन 3 स्टैंडर्ड है दुनिया में। 2 ज्यादा कामयाब है। एक है यूरोपियन यूनियन का स्टैंडर्ड, वो साथ नंबर दे देंगे वो। एक है USD यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का स्टैंडर्ड है, NPOP के नाम से। तीसरा स्टैंडर्ड जो थोड़ा चलता है वो है JAS, जो जापान का है। आप एक भी पढ़ लें तो जनरली ये कॉपी पेस्ट होते हैं, सेम चीज रिपीट हो रही थी। आप यूरोपियन स्टैंडर्ड पढ़ लें तो आपको बहुत डिटेल में पता चल जाएगा कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड एंड व्हाट हैज टू बी डन। वरना कभी कभी सरप्राइज गिफ्ट्स मिलती हैं कि ये तो कर लिया लेकिन फिर भी ऑर्गेनिक नहीं हो रही। तीसरा ये कि ऑर्गेनिक कॉटन की बहुत हाई प्राइसेस है, नॉर्मल कन्वेंशनल कॉटन से ऑर्गेनिक कॉटन की प्राइसेस बहुत ज्यादा, चूंकि सेल परचेज डेली प्राइसेस चेंज होती है, आई कैन नॉट कमेंट, बट इट्स अ बिग डिफरेंस, और वो प्रीमियम मिलता भी है। तो इसलिए अगर कोई भी फार्मर या फार्मर ग्रुप्स ऑर्गेनिक कॉटन में आएंगे और कुछ मेहनत करेंगे तो उनको रेवेन्यू उससे ज्यादा मिलेगा जितने की वो मेहनत कर रहे होंगे। भाई साहब ये था बता, सॉरी आप नंबर तो नहीं बताया, लेकिन क्या है वो डबल होता है, 3 टाइम होता है, 4 टाइम होता है, कितना होता है नॉर्मली? जी 25 सेंट की अभी बात की ना हाफिज साहब ने, आई एग्री कि यस 25 सेंट है, 40 सेंट तक भी गया है, कम भी होता है, लेकिन इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। अगर आपको कॉटन में 2% में ज्यादा मिलते तो बहुत ज्यादा फर्क होता है अगर रुपीस पर माउंट में जाए, लेकिन यहाँ तो 10, 20, 25 सेंट की बात हो रही है। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस जो मिलता है इसमें। ये नहीं है कि फार्मर को सारा मिल जाता है, ये डाउन द चेन, ये हर एक को थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलता है और फार्मर को भी मिलता है। आई एम नॉट श्योर, बट अगर फार्मर को लेटेस्ट है कि 800-1000 रुपए मन जिनर को ज्यादा मिलता है, वो फार्मर को भी जाके कन्वर्ट होता है। इट्स अ वेरी बिग प्रीमियम। जो ऑनेस्टली अगर ग्रोअर तक पहुंच जाए तो ग्रोअर सारे काम छोड़ के सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कॉटन पे आ जाए। इस पे बाद में जो कमेंट करना चाहिए कर ले। आई थिंक अगर उनको ऑनेस्टली प्रीमियम फार्मर को मिल जाए और वो वाकई ऑर्गेनिक कॉटन हो तो वो पाकिस्तान में कोई फसल और नहीं होगा। और इवन दूसरे सीजन में भी
ना उगाए, जब कॉटन नहीं होती फसल में खेत में, तब भी ही विल बी कंफर्टेबल। तीसरा ये कि एक सबसे अच्छा जो इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले ये होता था कि इन कन्वर्शन पीरियड जो होता था, जो 3 साल मैक्सिमम है, मैक्सिमम तो नहीं मतलब 3 साल में कन्वर्ट हो जाती थी, कभी कभी 2 साल या 1 साल पे आ जाती थी। अब इन कन्वर्शन कॉटन का प्रीमियम मिलना शुरू हो गया पिछले 1.5 साल से। तो जो मेहनत फार्मर लेवल पे कर रहे हैं या बाकी लोग जो इदारे इन्वॉल्व हैं, वो जो मेहनत कर रहे हैं, उनको पहले साल से बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका प्रीमियम शुरू हो गया और ये अथॉरिटीज ने अलाउ किया है। तो आज आप जब इन कन्वर्शन पीरियड IC1 इसको कहते हैं, IC यानी इन कन्वर्शन ईयर 1, IC2 इन कन्वर्शन ईयर 2, तो 1 में भी आपको अंडर स्पेसिफिक रूल्स प्रीमियम मिलता है और IC2 में भी मिलता है और बाइंग भी है। तो ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी मेहनत पहले साल से पे करना शुरू कर देती है। बट एज मैं इन एडिशन टू कराची कॉटन एसोसिएशन फॉर्मर चेयरमैन, आई एम आल्सो द कंट्री हेड ऑफ कंट्रोल यूनियन, जो कि सर्टिफिकेशन बॉडी है, साथ हमारे टीम मेंबर हैं, हमारे कोलीग हैं। मैं ये एडवाइस दूंगा कि इंटेग्रिटी इज मस्ट। अगर कोई ये समझता है कि एक शॉर्टकट है और बस हम 2 काम करेंगे और ऑर्गेनिक हो जाएगी, तो हरगिज नहीं होगी। अगर हो भी जाएगी शॉर्टकट से तो पकड़े जाएंगे, और ना सिर्फ वो ग्रुप डिफॉल्ट में जाएगा, पूरा मुल्क भी डिफॉल्ट में जा सकता है, सस्पेंड हो सकता है। तो बराए मेहरबानी आप ये करें कि पहले दिन से ये नियत बनाए कि हमें ईमानदारी से काम करना है और ऑर्गेनिक कॉटन असली प्रोड्यूस करनी है और असली ही बेचनी है। तो आपकी रफ्तार को कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप शॉर्टकट अपनाएंगे तो एक ना एक दिन वो प्रोजेक्ट सस्पेंड हो जाएगा और सारे लोग जो उसमें इन्वॉल्व हैं सबको नुकसान होगा, इंक्लूडिंग फार्मर्स। तो इसको भी देख लें। ट्रेसेबिलिटी, ऑर्गेनिक कॉटन और कन्वेंशनल कॉटन जो नॉर्मल कॉटन होती है, नॉन ऑर्गेनिक, उसमें बहुत बड़ा फर्क ये है कि देयर इज अ ट्रेसेबिलिटी कि ऑर्गेनिक कॉटन जब खेत से चलती है और इंग्लैंड में जाके रिटेल स्टोर पे अगर वो बिकेगी, तो जब वहां कोई एक आदमी टी शर्ट पे हाथ लगाएगा तो बैक एंड पे पूरी ट्रेसेबिलिटी मिलेगी सर्टिफिकेशन बॉडीज के थ्रू के ये कौन से फार्मर ने बनी, कौन से जिनर ने प्रोसेस की, कौन सी मिल में ये धागा बना, फिर कपड़ा बना, फिर गारमेंट बना, फिर कौन से ब्रांड स्टोर पे गया, कौन से रिटेल में गया। सो द ट्रेसेबिलिटी इज देयर। जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आएगा तो बैक एंड पे ट्रेसेबिलिटी चेक की जाती है और जिसने कोई गलती की थी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है। बट गुड पार्ट इज जो ईमानदार लोग हैं उनको इस ट्रेसेबिलिटी का फायदा भी है। फार्मर्स आर द की। फार्मर्स जो कि इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे होंगे हजारों की तादाद में, दे आर द की टू ऑर्गेनिक कॉटन। कोई भी इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर हो या सर्टिफिकेशन बॉडी हो या गवर्नमेंट हो, दे कैन नॉट डू एनीथिंग जब तक कि फार्मर कोऑपरेट ना करे। और फार्मर को बेनिफिट भी मिलना चाहिए, हम एंडोर्स करते हैं, और फार्मर ही हैं जो इसको आगे चला सकते हैं। और उनको एहतियात करनी चाहिए कि जो पेस्टिसाइड है वो परमिटेड डालें, जो फर्टिलाइजर है वो परमिटेड डालें, और हरगिज केमिकल पेस्टिसाइड ना डालें और नॉन परमिटेड फर्टिलाइजर ना डालें, और सीड वो इस्तेमाल करें जो इनके इदारे जो सप्लायर इनको दे रहे हैं गलती से चेंज ना करें। फार्मर हमने ये देखा है जानबूझ के कुछ भी नहीं करता, लापरवाही में कर सकता है, तो उसको अगर एहतियात करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। बाकी ये कि द लास्ट थिंग इज के एक और वेरी इंपॉर्टेंट बात तो शायद लोगों को पता ना हो कि आपकी जब जमीन ऑर्गेनिक हो जाती है तो इट इज नॉट लिमिटेड टू वन क्रॉप, यानी कि कॉटन उगाएंगे तो ऑर्गेनिक, आप दुनिया का कोई क्रॉप वहां लगा दें वो ऑर्गेनिक होगा, क्योंकि आपकी लैंड ऑर्गेनिक डिक्लेयर्ड है। आप कुछ भी वहां गन्ना लगा लें, आप राइस लगा लें, उस लैंड पे जो ऑर्गेनिक डिक्लेयर कर दिया सर्टिफिकेशन बॉडी ने वो, लेकिन शर्त ये है कि उसका सीड नॉन GMO हो या ऑर्गेनिक सीड हो, जो कि इतना बड़ा मसला होना नहीं चाहिए। और प्लस पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स आप सही डालें जो परमिटेड है। तो विद दिस नोट आई एम वेरी होपफुल, आई विश अ वेरी सक्सेसफुल फ्यूचर टू पाकिस्तान। ईमानदारी से काम करें, से काम करें, स्लो चलें, बहुत तेजी दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तेजी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। स्लो चलें, हर साल इंक्रीज करें प्रोडक्शन को और क्रॉप्स को बीच में लाएं, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक करें। हमें बलोचिस्तान में बहुत ज्यादा पोटेंशियल नजर आता है क्योंकि वहाँ वर्जिन लैंड से, पंजाब और सिंध में पॉइजनस हो गई हैं फीड्स, वहां कन्वर्ट करना काफी मुश्किल काम है, कॉस्ट भी ज्यादा आएगी। हो सकता है कुछ पट्टियां हैं जो सिंध और बलूचिस्तान को मिलती है, नसीराबाद जैसे इलाके, आई एम नॉट श्योर, हसाद को ज्यादा पता होगा और हाफिज साहब को, बट बलूचिस्तान तो बहुत बड़ा इलाका है। अब NWFB में शुरू हो गया, वहां जाएं, यहाँ के लोग भी चले जाएं और जाके इन्वेस्ट करें, बड़े बड़े ग्रुप्स जाएं, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अल्लाह करे कि हम कोई गलती एज अ नेशन गलती ना कर जाए और हम इस चीज को आगे चलाएं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया ख्वाजा ताहिर साहब, आपने बहुत आसान अल्फाज में पूरी जो है ना हमें चेन समझा दी, और इसमें जो मुनाफा है और जिसमें जो एक मुल्क का नाम है
पूरी दुनिया में पाकिस्तान, अगर हम वैसे कहते हैं कॉटन में चौथे नंबर पे है, तो अगर हम इसमें काम कर लें तो हम ऊपर आ सकते हैं। तो अब सारी चीजें जो है हमारी, अब जो कि इमरान साहब के पास एक क्वेश्चन है या कमेंट है वो लेके, तो फिर हम गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं, उनका व्यू लेते हैं। जी इमरान साहब, आप कुछ आप अनम्यूट करें प्लीज। सॉरी। देखिए, जो ख्वाजा साहब ने बात की, मैं उसको सेकंड करूंगा कि इंटीग्रिटी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है पाकिस्तान ऑर्गेनिक कॉटन जर्नी के। अच्छा, जहां तक ताल्लुक है, जैसे आपने कहा कि मैं कॉटन ग्रो करता हूँ, ऑर्गेनिक कॉटन, तो एज अ इंडिविजुअल फार्मर जो इसकी रिक्विजिशंस हैं सर्टिफिकेशन की, टेस्टिंग की, वो एक इंडिविजुअल फार्मर हैविंग 10 एकड़ या स्मॉल होल्डर फार्मर या वो जो छोटा काश्तकार है जिसकी 5-10 एकड़ है, वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता इसकी सर्टिफिकेशन को। तो ग्रुप बनने चाहिए, किसी भी रीजन पे ऑर्गेनिक हो सकती है, कोई इसमें कबाहत नहीं है, कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है। बट हमें पंजाब और सिंध में जो चैलेंज है वो डिकंटामिनेशन है, ज़मीन को न्यूट्रल करना है, उसको रेडी करना है कि वो ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के लिए तैयार हो। तो ये इशू है, और उसके अलावा हमारे पास पोटेंशियल बहुत है, लिंकेजेस की ज़रूरत है, मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव्स जिस तरह से आ रहे हैं मज़ीद आने चाहिए। और मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि जो फार्मर का प्रीमियम है ग्राउंड लेवल पे, अनफॉर्चुनेटली वो कम है। वो कम यूँ है कि जब कॉटन की प्राइस इनिशियल डेज पे कम होती हैं, अगर कोई भी इसको सेकंड करना चाहे या इसके ऊपर कोई कमेंट है तो वो अपने शेयर कर सकता है। जब सीड कॉटन की प्राइस ओपन होती है, नॉर्मली वो कम होती है, और जिनर इस पे एक सर्टेन मार्जिन देता है, लाइक 200 पर मंथ, विच इज इक्वल टू 37.33 kg। बट जो जिन फॉरवर्ड है वहां पे प्रीमियम बहुत बहुत ज्यादा है। लास्ट ईयर इंडिया ने $20 भी प्रीमियम चार्ज किया है पर केज, जो कि डिमांड एंड सप्लाई की सिचुएशन की वजह से क्रिएट हुई। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि जो 60% से इंडिया की ऑर्गेनिक कॉटन है वो आउट ऑफ द सप्लाई चेन हो गई है, जो कि डी एक्रीडेशन की वजह से। तो हम उस 60% को ग्रैब कर सकते हैं अगर हमारे पास सर्टिफाइड नॉन जीएमओ सीड हो, हमारे पास सर्टिफाइड फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड हो, ऑर्गेनिक है, और विलिंगनेस हो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की के फार्मर को वो अडॉप्ट करें इन टर्म्स ऑफ सर्टिफिकेशन कॉस्ट, in terms of pesticide cost, in terms of input material, specifically non-GMO seed oil. तो हम इसको बहुत easily achieve कर सकते हैं within next 2-3 years. So that's all about. बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। चूंकि टाइम बड़ा आज कीमती है, बाकी 15 मिनट हमारे पास रह गए हैं, हमने रैप अप भी करना है, तो चलते हैं जनाब बगैर किसी डिले के डॉक्टर साहब मलिक साहब जो डायरेक्टर हैं सेंट्रल कॉटन कमेटी के। डॉक्टर साहब, आप हम बताएं कि आपके प्लान्स में, गवर्नमेंट के प्लान्स में ऑर्गेनिक कॉटन को सपोर्ट करने के लिए क्या हमारे पास खुशखबरी है? जी जी जी, मलिक साहब आप, डॉक्टर साहब आप म्यूट हैं। Can you hear me now, please? अब ठीक है, आवाज आ रही है प्लीज? जी आ रही सर, जी आ रही, प्लीज। जी, तो सबसे पहले तो सर आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा। आपने हमारी पिछली जो आप मीटिंग कॉटन की, उसमें हम कॉटन पे बात कर रहे थे, तो दरमियान में सस्टेनेबल कॉटन पे बात की, तो आपको रिक्वेस्ट की थी कि नेक्स्ट एक्सक्लूसिव मीटिंग इसके ऊपर रखें। तो हमने कोशिश की है कि जितने भी कंसर्न लोग थे उनको टारगेट साहब आपकी आवाज सर, आप जी जी आप बोलिए। जी, आई एम सॉरी, वो मेरे पास दोनों सिस्टम है, तो एक आध फ्लॉप हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो आपने सारे स्टेक होल्डर्स को, जिसमें फार्मर हैं, ऑर्गेनिक कॉटन के प्रोड्यूसर मुझे कुछ नजर आ रहे हैं, सर्टिफिकेशन एजेंसी के लोग हैं, ट्रेड के लोग हैं, तो हमने कोशिश ये की थी कि पूरे का पूरा वैल्यू चेन जो ऑर्गेनिक कॉटन का है वो आ जाए। सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस जो पाकिस्तान में डेफिनेटली, जैसे हाफिज साहब ने कहा, तो WWF पायनियर है पाकिस्तान में ऑर्गेनिक कॉटन की।
हमने पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी में 2008 से 10 तक 3 साल का एक प्रोजेक्ट ऑर्गेनिक कॉटन का पहला प्रोजेक्ट था, वो पाकिस्तान में शुरू किया था। और वो मीरानी डैम जो नया बना था, उसका जो जितना भी कैनाल कमांडेड एरिया था, उसमें हमने सबसे पहले ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन शुरू की थी। लेकिन उस वक्त इतना सर्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन इट वाज ट्रूली ऑर्गेनिक। मीन चूंकि वो वर्जिन सॉइल्स थी और वहाँ पर इंसेक्ट पेस्ट का ये कोई ज्यादा इशू नहीं थे, तो वो बड़ी सक्सेसफुली 3 साल हमने चलाए थे। फिर अनलकीली बलूचिस्तान की सूरत हाल ऐसी कुछ लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से बनी कि हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सके। तो उसके बाद फिर ये बड़ा प्रोजेक्ट जो है अभी WWF ने खत्म किया है। मैंने इनके साथ कुछ मॉनिटरिंग एवेल्यूएशन का काम किया है, तो देखा है कि कैसे ये लोग काम कर रहे थे और उसमें मेन क्या प्रॉब्लम थे, हमें क्या मसाइल आए उसमें, और उसमें जो वीकनेसेस हैं उसको दूर कैसे कर सकते हैं, उसको मैं ट्राई करूंगा चंद पॉइंट्स आप लोगों को बताने की। इसमें खास तौर पर मैं पहली एक चीज अगर फार्मर को बताता चलूं, और वो ये है कि आई एम सॉरी, फार्मर ज्यादा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहे हैं कि जी वो क्या है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, क्योंकि फार्मर उसमें इंटरेस्टेड है। तो सबसे बड़ी फार्मर को अगर मैं ये बताना चाहूँ कि 2 अप्रोचेज हैं इसमें, जिसमें आप ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक कॉटन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहली अप्रोच जो है वो पर्सनल अप्रोच है। तो आपने अपनी बेस पे एक फार्मर अगर खुद चाहता है कि वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ जाए, वो जो वीट या राइस या मेज प्रोड्यूस करता है वो ऑर्गेनिक हो, तो वो अपने फार्म पे भी प्रोड्यूस कर सकता है। ये एक वॉलंटरीली अप्रोच है। तो दूसरी है बिजनेस अप्रोच है। जो बिजनेस अप्रोच है, और कॉटन में ये टोटल बिजनेस अप्रोच है। मीन कॉटन में अमूमन कोई फार्मर नहीं इसको चाहेगा, तो कॉटन में फिर ये है कि टेरिटरीज डेवलप की हुई हैं। तो फार्मर को ये फिर चाहिए है कि वो देखे आया उसके इलाके में वो एजेंसियां काम कर रही हैं जिनको टारगेटेड असाइन है कॉटन सीड ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन के, और उसके बाद ऑर्गेनिक कॉटन के बिजनेस के। उसके बाद फार्मर जो है उन एजेंसियों से डील करें, उनके एग्रीमेंट्स पढ़ें, और फिर देखें कि आया उनको वो कॉटन प्रोडक्शन सूट करती है, आया पहली चीज आया प्रोडक्शन जो है वो सूटेबिलिटी है उस टेरिटरी में। अमूमन जो है जहाँ पर कॉटन ऑर्गेनिक कॉटन प्रोड्यूस हो रही होती है वहां पर सिस्टम बना होता है ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन का। तो फार्मर ने देखना है कि आया वो सिस्टम में फिट हो जाता है या नहीं। और दूसरा उसने प्रॉफिटेबिलिटी देखनी होती है, आया जो कॉटन है उसके लिए ऑर्गेनिक कॉटन वो प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो अमूमन में हमने देखा है जो WWF का प्रोग्राम था, इसमें बहुत से फार्मर ने ये कंप्लेंट की कि ऑर्गेनिक कॉटन तो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उसको परचेज या प्रोक्योर करने वाला क्यों नहीं है। तो वो आम नॉर्मल जो जिनिंग फैक्ट्रीज थी वो उसको प्रोक्योर कर रही थी, तो वो एक बहुत बड़ा इशू था फार्मर्स के लिए। तो ये चंद चीजें फार्मर्स के लिए थी। बाकी अगर मैं ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन का जो प्रॉब्लम्स जो मैंने देखे वो क्या है पाकिस्तान में, खास तौर पे अपॉर्चुनिटी एक बहुत बड़ी है, क्योंकि इंडिया में इश्यूज हुए हैं और बहुत सी जैसे बताया एक साहब ने कि डीएक्रेडाइट हुई हैं, तकरीबन 60% एरिया उनका जो इफेक्ट हुआ है उसकी वजह से, क्योंकि सर्टिफिकेशन बॉडीज को बैन किया गया है या उन्होंने विदड्रॉ किया है सर्टिफिकेशन से। तो पहली चीज जो हम लोग चाहेंगे फ्रॉम गवर्नमेंट साइड कि कोई ऐसी चीज ना की जाए जिससे इसकी क्वालिटी पे फर्क पड़े। मीन ऐसा ना हो जो इंडियंस ने किया है उस चीज को हम यहाँ रिवाइज कर रहे हो पाकिस्तान में। तो ये इंटीग्रिटी जो बात की गई थी ये बहुत जरूरी है। तो ऑर्गेनिक कहना बहुत आसान है, करना आसान नहीं है। हमने फील्ड में जब जाके देखा है फार्मर से, तो A to Z प्रोड्यूस करना इतना आसान काम नहीं है, काफी मुश्किल काम है। और उसके बाद अगर इसको सर्टिफिकेशन अंडर सर्टिफिकेशन प्रोड्यूस करना वो उससे डबल मुश्किल है, क्योंकि एक सुपरवाइजरी बॉडी आपके सर पे बैठी होती है जो पहले दिन से आखिरी दिन तक, और इवन मीन आपकी जब प्रोड्यूस जेनेटिक फैक्ट्री में जाती है और सीड प्रोड्यूस होता है और उसके बाद भी उसकी टेस्टिंग होती है, प्रोड्यूस से कंफर्मेशन होती है कि ये बीटी थी या नहीं। तो ये काफी प्रॉब्लम्स हैं। तो जो मेन प्रॉब्लम्स आए हमें वो एक सीड सोर्स, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था जो कि WWF प्रोग्राम में खासतौर पे इग्नोर किया गया था, और इवन बाकी जो प्रोग्राम्स हैं। कल मेरी डॉक्टर यूसुफ जफर साहब से मीटिंग हुई, वो ऑन लाइन है इस वक्त, परहैप्स बलूचिस्तान साइड बारखान साइड की विजिट पे हैं इसी ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन की एक्टिविटी के
सिलसिले में, तो मैंने उनसे भी डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक, जब आप ऑर्गेनिक कॉटन प्रोड्यूस करना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने ऑर्गेनिक सीड प्रोडक्शन पे जाना है। क्या हुआ WWF के प्रोग्राम में खासतौर पे कि ऑर्गेनिक सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम को उन्होंने छोड़ा, इग्नोर किया और उसको कम वेटेज दी। तो फिर पहले साल, दूसरा साल, तीसरा साल कई फार्मर्स ने उसमें बीटी सीड्स भी लगाए और इवन नॉन बीटी सीड बास लोगों ने लगाए, वो भी बीटी सीड्स थे। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो एजेंसी सीड प्रोड्यूस कर रही होती है उसको ये इंश्योर करना चाहिए कि उसके 2 प्रोग्राम्स हों। एक पहले उसका पायलट ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन का प्रोग्राम हो और साथ ऑर्गेनिक सीड प्रोडक्शन का प्रोग्राम हो। तो ऑर्गेनिक सीड प्रोडक्शन का प्रोग्राम इतना फुल प्रूफ होना चाहिए कि आपको बाद में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो डॉक्टर साहब से मैं डिस्कस कर रहा था कि बगैर ऑर्गेनिक सीड के, बगैर कंफर्म्ड सर्टिफाइड नॉन बीटी सीड के जो लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं, वो ऐसे ही है कि सारी रात बंदा मुसल्ले पे नफल पढ़ता रहे और सुबह उसको जाके याद आए मैंने वुजू नहीं किया था। तो ये बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है। तो आपको साइड बाय साइड 2 प्रोग्राम चलाने हैं, ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन, ऑर्गेनिक सीड प्रोडक्शन का प्रोग्राम मिलाता चलाना है और ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन का प्रोग्राम साइड बाय साथ चलाना है, और ये बिल्कुल फुल प्रूफ होना चाहिए। तो बाकी एक और इशू जो हम फेस कर रहे थे, फार्मर बाज़ औक़ात उसमें पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं या नोइंगली या अननोइंगली या छुप के, वो समझते हैं कि आप कोई देख नहीं रहा तो मैं इसको वायलेट कर दूंगा। तो ये दूसरी चीज जो बायोपेस्टिसाइड थी, बायोपेस्टिसाइड्स को प्रॉपर फॉर्मलाइज बायोपेस्टिसाइड बनाना ये बहुत जरूरी है। लोग अपने एक्सपीरियंस और उसकी बेस पे जो जो चीजें मिलती थी उसको करके बना रहे थे, लेकिन अब पेस्टिसाइड इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन के साथ जो एस्टेब्लिश हो रही है, वो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड या बायोपेस्टिसाइड्स की, फॉर्मलाइज्ड बायोपेस्टिसाइड्स की प्रोडक्शन और बिजनेस है जो कि इस सेक्टर में यूटिलाइज हो सकता है। तो तीसरी चीज जो है प्रॉपर, वो इसकी जो इंसेंटिव है, अभी डिस्कस हुए हैं कि कुछ इंसेंटिव इंटरनेशनली तो ठीक है, बेहतर है, लेकिन जब तक ये इंसेंटिव हमारे प्रोडक्शन सेक्टर को नहीं जाते, फार्मर को जब तक इंसेंटिव नहीं मिलेंगे ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन के, तो ये प्रोग्राम सेटिस्फाई नहीं होता। क्योंकि पहला वैल्यू चेन का ऐसा या दूसरा ऐसा वो फार्मर है और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो जो अल्टीमेट कंज्यूमर्स हैं या परचेजर्स हैं, उनको ये केयर करना पड़ेगा कि उनको प्रोडक्शन सेक्टर के इंसेंटिव को जरूर वो टेक केयर करना पड़ेगा। तो ये हम इम्पोर्टेंट जो है वो थी। अच्छा, एक और जो अभी मेंशन भी किया गालिबन ख्वाजा ताहिर साहब ने, कि जब ऑर्गेनिक की एक टेरिटरी बन जाती है तो वो बाज़ फार्मर पहले ये समझते थे कि ऑर्गेनिक कॉटन तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरा सीजन आएगा, रबी का सीजन, उसमें गन्नों में हम फर्टिलाइजर्स डाल देंगे या उसमें वीडिसाइड स्प्रे कर देंगे। ये बात नहीं होती है, ऐसा मुमकिन नहीं है। चूंकि ऑर्गेनिक फील्ड, जैसे बताया ख्वाजा साहब ने, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सिस्टम है, वहां पर एक ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सिस्टम इन प्लेस कर दिया गया है। अब आपने जितनी भी वहां प्रोडक्शन करनी है वो ऑर्गेनिक होगी। मीन आप ऑर्गेनिक कॉटन वाले फील्ड जो है वहां पर ऑर्गेनिक बीट प्रोड्यूस करते हैं, और बलूचिस्तान की ऑर्गेनिक बीट के लोग काफी अच्छा इंसेंटिव उसमें भी प्रोक्योर कर रहे हैं। और अगर कोई वेजिटेबल लगाते हैं, ऑयल सीड लगाते हैं, कोई भी और राइस लगाते हैं, तो वो भी फिर आपको अंडर द सेम सिस्टम, चाहे उसकी उस मार्केटिंग सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो मीन अगर वीट ऑर्गेनिक नहीं कोई प्रोक्योर कर रहा तो आपको खुद मार्केट करनी है उसको। ऑर्गेनिक कॉटन, बहुत सी फ्लोर मिलों वाले हैं जो वहां जाके बलूचिस्तान से ऑर्गेनिक वीट और ऑर्गेनिक फ्लोर के तौर पे यूज करते हैं। तो ऐसे सीड और वेजिटेबल्स जो है वो भी आप कर सकते हैं। तो इंटीग्रिटी सबसे बड़ी चीज है, इंटीग्रिटी सबसे बड़ी चीज है, और हमने इनको इंश्योर करते हुए करना है कि वो चीजें जो इंडिया में हुई हैं वो काइंडली पाकिस्तान में रिपीट ना हो, और ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अदरवाइज अगर ये चीज फ्लॉप होती है या इसमें इशू आता है तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने तो समंदर को कूजे में बंद कर दिया। आपने सारी चीजें जो है ना लाइन में, और जो बहुत जो ज्यादा अहम बात है वो है दयानतदारी, ट्रस्ट। तो पाकिस्तान ने अगर ट्रस्ट बिल्ड किया है, दयानतदारी से अगर चीज हुई तो इसको हम संभाल के चलें। उस दिन थोड़ी सी बात हुई थी, याद है आप भी उस मीटिंग में थे, चोलिस्तान में भी पोटेंशियल है। चोलिस्तान में भी एक इलाका है जिसके अंदर
तो अब इसके ऊपर बगैर देर किए हुए हमारे पास चूंकि माशाल्लाह डॉक्टर यूसुफ जफर साहब हैं, एक्स चेयरमैन पीआरसी भी रहे हैं, पहले तो इन्हें वेलकम करते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। हम आपसे थोड़ा सा सुनना चाहेंगे कि इसमें क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, और स्पेशली जो सीट के हवाले से। तो फिर मैम जो हमारे कुलीग बलूचिस्तान से हम उनकी तरफ भी जाएंगे। जी डॉक्टर साहब आप म्यूट हैं। अनम्यूट कर ले। जी अभी म्यूट हैं जी आप। ये डिस्कशन इतनी प्यारी है, इतनी इसमें जूसी समझे कि इसमें तो पूरा दिन लग जाए, लेकिन चूंकि हमने 1 घंटे में खत्म करना है, एक टाइम बाउंड है। जी यूसुफ साहब सर आपका माइक अभी नहीं ऑन हो पा रहा। फिर हमारे साबी के सीईओ हैं अस्सलाम वालेकुम खालिद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। सॉरी सर आप म्यूट फिर हो गए, सॉरी आप फिर म्यूट हो गए सर, सॉरी म्यूट हो गए, फिर आप म्यूट हो गए। डॉक्टर जफर साहब आप म्यूट हो गए, प्लीज माजरत के साथ। शायद हाथ लगाए, मेरा ही लगा शायद मेरे ख्याल में। जी अनम्यूट कर लें। डॉक्टर जफर साहब सर आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं, आपका हमें आवाज नहीं आ रहा, म्यूट हैं। जी आप जरा दोबारा अपना माइक खोलें। अल्हम्दुलिल्लाह एज ए प्रीमियम इन ऑर्गेनिक कॉटन, तो इट इज नाउ ग्रेजुअली एक्सपेंडिंग। तो इसमें बिल्कुल राइटली कहा हमने। अब इसमें जो मेजर इशू है वो अवेलेबिलिटी ऑफ सीड है। बायो फर्टिलाइजर में वी आर सेल्फ सफिशिएंट, और बायो पेस्टिसाइड में भी, बायो कंट्रोल में पाकिस्तान इज सेल्फ सफिशिएंट। मैनी ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग। तो उसमें सिर्फ बायो पेस्टिसाइड में देयर इज अ डेफिशिएंसी, अभी उस लेवल का अवेलेबिलिटी नहीं है। तो सीड में देयर इज अ प्रॉब्लम बिकॉज पाकिस्तान इज 98% कवर्ड बाय द जीएमसी। तो उसमें हमने अब ओसीए के साथ मिलके एक सीड प्लेटफॉर्म बनाया है, और उसमें नई वैरायटीज को हम इन आइसोलेशन ग्रो कर रहे हैं। और द कॉन्सेप्ट इज कि विद द फार्मर एंड फॉर द फार्मर, so that they can have availability of certified, well tested, organic, non-GM seed available to them for the next crop. Hopefully we are doing it at 4 places with the help of the farmers, with 6 new upcoming varieties, and I hope that in a very future जो पाकिस्तान को हम जो है ऑर्गेनिक कॉटन में स्टेबलाइज करेंगे इनके सिस्टम को, और वो सेल्फ सस्टेन करेंगे, ताकि फार्मर्स जो है उसको सप्लाई चेन में जो बेसिक इंग्रेडिएंट है, जो तसव्वुर ने बिल्कुल सही कहा कि सारी रात नमाज पढ़ें और सुबह पता लगे कि वजू नहीं है। हम कहते हैं फ्रॉम द डे वन he is ensured that he is playing with the organic. Thank you sir. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर जफर साहब बहुत शुक्रिया। हम आपसे सीखेंगे, और इंशाल्लाह जो कि ये साबी का प्लेटफॉर्म जिम्मेदारों को उन तक आवाज पहुंचाता है, इंशाल्लाह इसके जो स्टेप्स बनते हैं वो भी हम उसके ऊपर बकायदा वीडियोस करके बताना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया सर। मैं अब चूंकि हमारे पास आखिरी 2 मिनट रह गए, मैं अपने सीईओ सावी मुश्ताक गिल साहब से गुजारिश करूंगा वो हमें सर बताएं कि हमने जमीन और पानी इन दोनों चीजों को कैसे लेके चलना है। जी सर आप म्यूट हैं, गिल साहब आप म्यूट हैं सर। जो पानी वाटर के हैं। Assalamualaikum ji. I'm so happy to be part of this most important interactive session. और मुझे खुशी है डॉक्टर यूसुफ जफर साहब, हमारे prominent जो लीड ब्रीडर्स, सफर मलिक साहब, सब स्टेक होल्डर्स, मोर और लेस फार्मर्स को भी देख रहा हूँ मैं। थोड़े से 2 बेसिक इशू में, आई एम नॉट ब्रीडर, आई एम नॉट अग्रोनोमिस्ट। मैं 2 चीज़ों पर जो मेरा थोड़ा बहुत तजर्बा है, कॉटन हो भले या दूसरी क्रॉप्स हो, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक, 2 चीज़ें जो है वो लैंड एंड वाटर, वो जो है दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप सीड इंपोर्ट कर सकते हैं, बाकी चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं, बट इट इज़ हार्ड टू इंपोर्ट लैंड एंड वाटर। तो इस पर जो डॉक्टर साहब ने भी अभी बात की, डॉक्टर यूसुफ जफर साहब ने, ख्वाजा ताहिर साहब ने 2 पॉइंट्स किए। मैं ये सफर साहब से मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करते हुए, फॉर माई इंफॉर्मेशन, जो WWF का इनिशिएटिव था वो किस एरिया में था सर, और अभी तक ऑर्गेनिक कॉटन में हमारी कितनी एकरेज है, कहाँ हम स्टैंड करते हैं? दूसरा मेरा जो मेजर कंसर्न है, मैं सर डॉक्टर साहब ने चोलिस्तान का जिक्र किया अभी, मैं लास्ट वीक आई वाज ट्रैवलिंग इन चोलिस्तान, सादकाबाद, रहीम यार खान एंड दीज एरियाज, और उससे 1 हफ्ता पहले मैं
आई वाज इन थल एरिया, थल डेजर्ट्स में। तो मैं ये मेरी एक सजेशन है इस फोरम के हवाले से, पर्टिकुलरली डॉक्टर सबर मलिक साहब से जो स्टीयर कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर को, तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है हमें जहां इलाके में लोगों की सक्सेस और फेलियर्स से सबक सीखना है। यहाँ पर मेन इशू हमारे लिए ये है कि हम क्रॉपिंग सिस्टम को ऑर्गेनिक पर शिफ्ट करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली दैट इज दी वर्जिन लैंड्स। तो मेरी एक सजेशन है, आप चाइना की तरफ देखें, मे भी उनका जो हमारे नॉर्थ वेस्ट चाइना में जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, जो 1.5 मिलियन एकड़ पर कॉटन लेके गए हैं और उन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। हमारा इस वक्त जो फार्मर लेवल का एक्सपीरियंस है वो ऑर्गेनिक तो दूर की बात है, मे भी माइट बी रॉन्ग, हमारा इस वक्त जो इनऑर्गेनिक कॉटन है उसका भी फ्यूचर एट इन शैम्बल्स, और वो है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा विद हम्बल सबमिशन, वो ये है कि हम एक जो बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजीज हैं, भले वो सीड है, बायो पेस्टिसाइड्स हैं और लैंड की, और वहाँ जो ट्रेसेबिलिटी की बात की, वी कैन स्टार्ट विद एनी ऑफ दीज एरियाज। लेकिन ये है कि कॉर्पोरेट सेक्टर से, मैं अभी इसी वीक इस्लामाबाद में था, I had a meeting with the Fauji Foundation group, और वो they are planning to come up with the 100,000 एकड़, 1 लाख एकड़ पर वो जो है कॉर्पोरेट फार्मिंग लेके आए। उनका भी कल यही क्वेश्चन था कि हमें जो है ऑर्गेनिक फूड, क्योंकि फौजी फाउंडेशन वो दे आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्सपोर्टर्स आल्सो। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वर्जिन लैंड, हम डॉक्टर यूसुफ जफर साहब और बाकी सब लोग मेरे से एग्री करेंगे कि इस वक्त तकरीबन कोई हमारा 1/3 एरिया जो है वो कल्टीवेटेड है, 2/3 एरिया वो वर्जिन लैंड वाला ही एरिया है, डेजर्ट या सेमी डेजर्ट, लेकिन वो बहुत पोटेंशियल है उनमें। तो इसलिए ये मैं सजेस्ट करूंगा, अगर फौजी फाउंडेशन आती है आगे, विच दे हैव इन प्रिंसिपल एग्रीड, वो खानेवाल वहाँ चेनीगोट उधर सिंध में 2-1 एरिया और प्लस बखर एरिया में they have identified certain chunk of lands, they are coming up with this corporate farming, और उसमें ऑर्गेनिक फूड, कॉटन और वो उनके एजेंडे में है। अगर ये हो तो उसमें हम ये वो एरिया करके लेट्स सी कि हम 10,000 एकड़ पर वर्जिन लैंड पर हम कॉर्पोरेट सेक्टर में उसमें बेस्ट ऑफ द लॉट जो टेक्नोलॉजीज हैं, चाइनीज लेके गए ट्रिपल फिल्म फिल्म टेक्नोलॉजी, उस एरिया में हमें आम फार्मर से जाने से पहले, क्योंकि फार्मर इसलिए कॉटन सोइंग के लिए भले वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक, वो 2-3 दफा सोचता है इस तरफ जाने के लिए। तो मेरी सजेशन है कि इसमें हम इंटरनेशनल, डॉक्टर खालिद हमारा सावी का प्लेटफॉर्म हाजिर है, हम इसमें वी आर प्रिपेयर टू हेल्प assist the government to bringing all these international players on board। दूसरा, डॉक्टर सबर मलिक साहब ने जो बात की है, मेरी हम्बल सबमिशन है कि हमें वन ऑफ आवर पब्लिक सेक्टर फॉर्म किसी जगह भी है, मुझे डिटेल्स का नहीं पता, तो वहां हम उनके एक वहां पर बेस्ट जो टेस्टेड प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजीज हैं, अगर हमें 40 सेंट तक प्रीमियम मिलता है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक वो जो चाइनीज ट्रिप है, यूसुफ जफर साहब बिल्कुल जानते हैं, ये हमने इधर फैसलाबाद में उधर मुख्तलिफ एरियाज में वो किया, तो उसमें हमें ये चीज ये नहीं सोचना चाहिए। मैं लास्ट वीक जब था, आई कुड सी शुगर केन ऑन ड्रिप, आई कुड सी मेज ऑन ड्रिप, आई कुड सी ये पोटैटो ऑन ड्रिप। तो इस मामले में जब ऑर्गेनिक मैटर में हमें ट्रेसेबिलिटी इशू पर, जब वो गारमेंट के लिए कपड़ा खरीदने यूके के स्टोर में जा रहा है, तो वो ट्रेसेबिलिटी लाजमी होगी कि ये किस लैंड में, और जब हमारी जो है कॉटन के बाद अगर वीट आती है, तो वीट वाला ऑर्गेनिक का एक्सपीरियंस शायद हमें बहुत महंगा पड़े। श्रीलंका की लेटेस्ट एग्जांपल है, और इस तरीके से जो है हम अगर उन्हीं फॉर्म्स को, और वैसे भी कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम, हमें वहाँ एक एग्जांपल क्रिएट कर देना चाहिए। आई डोंट नो अबाउट एंग्रो, WWF या बाकी जो है, लेकिन
फौजी फाउंडेशन का मैं थोड़ा सा मुझे उन्होंने आइडिया दिया था, तो इस पर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर हमारा कोई ऐसा फॉर्म है, मैं CCRI की भी बात, CCRI में तो फ्रीक्वेंट विजिटर्स हैं, वहां पर हम लेट्स गो फॉर 50 एकर्स 30 एकर्स, और उसको हम बिफोर जंपिंग इनटू द फार्मर्स उन पर हम जा सकते हैं। लास्टली मैं जो बड़ा एग्री करता हूँ ताहिर साहब से जो उन्होंने किया, अब हमारी रिक्वायरमेंट है, वी वांट टू एंटर इन एक्सपोर्ट मार्केट कॉटन के लिए, और फिर जहां हम कॉटन में हम वन ऑफ द लीडर्स थे, वहां अब हम कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक का जब ये उसके लिए कॉन्फिडेंस फार्मर का रीबिल्ड करने से पहले मेरी गुजारिश होगी कि इसको हम अपने वन ऑफ आवर फॉर्म्स, और उसके लिए हमारे पास थल का वो जो डेजर्ट है जो इस वक्त ग्रेटर थल कैनाल वहां बन रही है, तो उस एरिया में बखर का तो मैंने जिक्र किया कि फौजी फर्टिलाइजर आ रही है, तो उस एरिया में हम लेट्स सी के हमने 5000 एकर्स पर इस दफा लेके आनी है। तो उस 5000 एरियाज को जब एडजाइनिंग फार्मर्स देखेंगे तो वो फिर उसकी जो स्केलेबिलिटी है, उसकी जो वो एक्सपेंशन है वो आएगी। और उसमें डॉक्टर खालिद साहब ने भी जिक्र किया, हम आजकल कहते हैं कि जी हम इस डिजिटल कनेक्टिविटी को हम करें। फार्मर जो कॉटन ग्रो करता है वो आम फार्मर नहीं है, उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। तो हम ये देखें कि जो सक्सेस स्टोरी दुनिया के किसी हिस्से में है, लेट्स फर्स्ट प्रोवाइड हिम द फैसिलिटी, और इस प्रोजेक्ट का इनबिल्ट कंपोनेंट होगा, उसमें सावी could be we will be at your disposal। तो हम डॉक्टर सबर मलिक साहब, हम काफी देर से ईद से पहले का कर रहे थे कि हम वहाँ CCRI में एक हमारी एक ऐसी स्टेक होल्डर वर्कशॉप हो जिसमें हम ये देखें कि सीड हमें कहाँ से मिलेगा, वो सीड जो ऑर्गेनिक सीड है जो जिसके लिए उसमें हम रिस्क किसी किस्म का अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसमें वो सीड होता है बायोपेस्टिक पैकेज ये दे, तो उसमें मैं आई कैन टॉक टू इनका जो खानेवाल का जो फौजी फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है उसमें हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं। तो जी बहुत शुक्रिया सर, आपकी आवाज़ कट गई, आवाज़ आपके साथ सिग्नल वीक हो गए। आपने बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया, ये सीइंग इज बिलीविंग वाली बात है ना, कि देखता है तो बंदे का मान पक्का होता है। तो अब इसका जो है पहले क्विकली सवर साहब से, डॉक्टर सवर साहब से पूछते हैं, फिर डॉक्टर यूसुफ साहब की तरफ जाएंगे, फिर इंडस्ट्री से पूछते हैं। जी डॉक्टर सवर साहब, क्या आपके प्लान्स में है, किस तरह सीइंग इज बिलीविंग हमने कैसे करके दिखानी? जी प्लीज। जी थैंक यू सो मच सर। मैंने जब से ये सारा कुछ देखा है उसके बाद मैं टोटल कल मैंने डिटेल से डॉक्टर यूसुफ जफर साहब को बताया था कि जो सीड प्रोडक्शन है, नॉन बीटी और ऑर्गेनिक सीड प्रोडक्शन है, कॉटन सीड प्रोडक्शन, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं उसको एज ए अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के ले रहा हूँ। मैंने अपने इंस्टीट्यूट्स और अपने सिस्टम से बात की थी, जितनी मुझे अच्छी प्रोग्रेस नहीं मिली है, तो मैंने फिर उसके बाद फोर ब्रदर सीड कॉर्पोरेशन से भी मेरे पास जीन पूल था करंट 3-4-5 साल का पड़ा हुआ, वो मैंने कोशिश की कि फोर ब्रदर्स के थ्रू मैं उसको मल्टीप्लाई करूं, लेकिन अनलकीली उसमें भी इशू हुए हैं काफी सारे। तो अभी डॉक्टर यूसुफ जफर साहब से मैंने प्रॉमिस किया है, ये इंशाल्लाह वापस जब आएंगे तो इस साल 3 हमारे पास हैं नॉन बीटी की वैरायटीज हैं, और इसके बाद 1-2 साल पहले के जो टेस्टिंग के रेफरेंस सैंपल्स हैं नॉन बीटी के, जो कंफर्म्ड है 4 लैब से कि वो नॉन बीटी थी, वो हम कलेक्ट कर रहे हैं। और एक फॉर्म इन कोलैबोरेशन विद डॉक्टर यूसुफ जफर साहब, या अगर WWF वाले भी इंटरेस्टेड हुए या कोई और फॉर्म भी इंटरेस्टेड हुआ, तो इसको हम ऑर्गेनिक सीड प्रोडक्शन पे इंशाल्लाह मैं ये मेरी प्राइवेट रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लें, ऑफिशियल समझ लें, तो मैं इनके साथ मिलके इसको इसकी हम पूरी कंप्लीट ऑर्गेनिक कॉटन सीड प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी समेत, इसके मैनुअल समेत इसको इंशाल्लाह हम राइटअप भी करेंगे और इसको प्रोड्यूस भी करेंगे, ताकि इसके बाद कोई भी और ग्रुप आता है ऑन बोर्ड तो उसको कम से कम सीड वाली लिमिटेशन ना हो। तो इसको हम वो करते हैं। बात पूछे थे गिल साहब ने, उसको ज्यादा बेहतर तो ये है कि वो हाफिज साहब जवाब देते, लेकिन जो मैंने इनकी टेरिटरीज देखी थी, अच्छा जब ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन करनी या कोई भी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रोडक्शन करनी पड़ती है तो आपको टेरिटरीज एस्टेब्लिश करनी पड़ती हैं कौन, और उसके पीछे फिर क्राइटेरिया होते हैं कि
किस बेस पे आपने टेरिटरीज सिलेक्ट करनी है। तो उसमें वर्जिन होना साइल का सबसे बड़ी चीज है। उसके बाद वहां पर फेवरेबल एनवायरनमेंट का होना, इंसेक्ट पेस्ट वगैरह ना हो, मौसम का फेवरेबल होना, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे बड़ी चीज है कि जब चूंकि ऑर्गेनिक कॉटन प्रोड्यूस करना कोई इतना आसान काम भी नहीं है, इसकी काफी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो 50% से लेके डबल या उससे ज्यादा भी हो सकती है बाज जगहों के ऊपर। तो अभी ऐसा ऐसा जो वो टेरिटरीज भी डेवलप होती हैं तो वहां पर पेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी कास्ट मुसलसल बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इनके एक अगर हम जो पंजाब के साथ बॉर्डर है, फोर्ट मिनरो से जो ही नीचे उतरे तो बारखान और कोलू तक ये एक बड़ा बॉर्डर है जिस साइड पे ये लोग काम कर रहे थे WWF वाले। मैंने 2-3 दफा ये सारे विजिट किए एरियाज पिछले साल। और उसके बाद दूसरा अगर हम जाएं कराची से हब से होके लसबेला की तरफ जाएं तो हब से लेके लसबेला तक इनकी टेरिटरी थी एंड दे वर ट्राइंग टू एक्सपेंड टुवर्ड्स खुजदार। तो ये काफी लंबी बड़ी टेरिटरी है, तो जो उनके लिए ईयर्स टू कम वो अच्छी होगी। तो कॉटन के लिए ये, और जो हमने मीरानी डैम एरिया वो बहुत बहुत अच्छा एरिया, अभी तक उसको किसी ने टच नहीं किया। ऐसे चकवाल जो एरिया है यहाँ पर डॉक्टर आबिद साहब थे जो अभी पार्ब हैं चेयरमैन के, ये उस वक्त ये डायरेक्टर थे बारी के। तो 3 साल के प्रोग्राम में इन्होंने हमारे साथ ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन पे काम किया है चकवाल। तो चकवाल, अटक, रावलपिंडी ये बेल्ट जो है कोई भी ग्रुप अगर इसको एक्सप्लॉइट करना चाहे, खास तौर पे मैं डॉक्टर यूसुफ जफर साहब को कहूँगा क्योंकि इनका रीजन भी वही है, इलाका भी वही है, कैबी वहां पर बेस्ड करती है और अब ओका का प्रोग्राम कैबी रन कर रही है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सवर साहब। मैं हमारे साथ एक गेस्ट आज शुरू सुबह से थे, मैंने उनको अभी तक नहीं ऑनलाइन लिया, लेकिन मैं उनसे 1 मिनट लेके फिर क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। पहले तो वेलकम करने सैयद हबीबुल्लाह शाह साहब हैं, फोकल पर्सन हैं बलूचिस्तान से कॉटन ऑर्गेनिक कॉटन के। जी अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। आप अपने कहते हैं कि एक जो की मैसेज है जो आपने अभी जो अपने आपका जो सफर था बलूचिस्तान में, थोड़ा सा इसको बताएंगे सिर्फ 2 मिनट्स में प्लीज, फिर मैंने उन सवालों की तरफ जाना है, टाइम बहुत शॉर्ट है, सॉरी, बहुत मेहरबानी। जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लें सर, विशा साहब। जी आई एम सॉरी, डिस्कनेक्शन दूसरी साइड पे हो गया था। तो जो थल है वो भी एक अच्छी टेरिटरी है और उसके अलावा और भी टेरिटरीज हो सकती हैं, उनको हंट किया जा सकता है, लेकिन अगेन डिपेंड यही करता है कि इसकी इंटरनेशनल मार्केट कितनी स्ट्रांग होती है, रीजनल और कंट्री की मार्केट कितनी स्ट्रांग होती है, और उसके बाद फार्मर को इसमें कितना बेनिफिट मिलता है। जब तक फार्मर इस प्रोग्राम से जब तक फार्मर इस प्रोग्राम से बेनिफिट नहीं होंगे ये इतना सक्सेसफुल नहीं चल सकेगा। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि फार्मर तो काम कर रहे हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन सेक्टर काम कर रहे हैं, लेकिन उसका बेनिफिट कोई और ले जाता है। तो फार्मर को इस प्रोग्राम को बेनिफिशियल बनाना ये बहुत जरूरी है। तो आई एम श्योर कि इन द इयर्स टू कम हम इसमें ज्यादा अच्छे तरीके से काम करने की पोजीशन में हो। बहुत शुक्रिया सर। हम तकरीबन कोई 15 मिनट ऊपर हो गए हैं, लेकिन मैं प्रोग्राम को एंड करने से पहले एक तो हबीब साहब अगर हैं ज्वाइन कर लिया सर, आप सलाम कर लें। हम आपसे बलूचिस्तान का जो अभी माशाल्लाह सक्सेस स्टोरी है उसके बारे में आप बताएं। जी हबीब साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी आपकी आवाज आ रही है, बोलें सर। जी 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 बात। जी हबीब साहब, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप बलूचिस्तान में माशाल्लाह जो अभी तक आपने जो इसको मैं सक्सेस स्टोरी को क्या कहें, जो एक सारी जो अच्छा सिलसिला हुआ है ऑर्गेनिक कॉटन का, इसके बारे में आप बताएं कि और जिम्मेदार इसमें किस इन्वॉल्व हुए हैं, छोटे जिम्मेदार हैं, कितने एकड़ हैं, कि थोड़ा सा इसके बारे में हाईलाइट करेंगे, फिर हम जाते हैं हाफिज साहब की तरफ और फिर यूसुफ साहब की तरफ। सर डॉक्टर साहब मेरा हाल है हबीबुल्लाह शाह साहब शायद वो डिस्कनेक्ट है, आई थिंक फिर ड्रॉप हो गए। चलिए सर आप आंसर करें जो क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करता हूँ इसी क्वेश्चन को। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया इस और डॉक्टर तसव्वुर साहब भी इसको जानते ही हैं राइट फ्रॉम 1819 से। हमारा ये सफर स्टार्ट हुआ था बरखान डिस्ट्रिक्ट और सिब्बी और लसबेला, इन 3 डिस्ट्रिक्ट में हमने ये काम स्टार्ट किया था। फिर 1-2 साल बाद हमने सिब्बी को एक्सक्लूड कर दिया और फिर हम फोकस रहे बरखान और लसबेला। इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने तकरीबन 2020 तक इसको प्रोग्राम को कॉन्टिन्यूसली चलाया। और जब हमारी सक्सेस आई इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक कॉटन,
तो लोकल जो हमारा टेक्सटाइल ग्रुप्स हैं, जिस तरह पहले मैंने मेंशन किया कि माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है और बड़े अच्छे टेक्सटाइल ग्रुप्स हैं, तो उन्होंने हम अपना इंटरेस्ट शो किया कि वी आल्सो वांट टू स्टार्ट इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स। सो जैसे सूरती है, आर्टिस्ट लिनियर है, आर्टिस्ट फैब्रिक मिल्स हैं, सफायर है, गुल अहमद है। तो अभी रिसेंटली इन तमाम ग्रुप्स ने हमें ज्वाइन किया है और इनके इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बलूचिस्तान में हम स्टार्ट कर चुके हैं विद द सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बलूचिस्तान। तो ये अब जो टेरिटरीज जो हैं या जो रीजन्स हम कवर कर रहे हैं उसमें लसबेला डिस्ट्रिक्ट है, खुजदार डिस्ट्रिक्ट है और बारखान डिस्ट्रिक्ट है और कोलू डिस्ट्रिक्ट है। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त ऑर्गेनिक कॉटन के जो इनिशिएटिव्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहे हैं। तो इसी तरीके से कई और ऐसे पोटेंशियल ग्रुप्स हैं, वो भी चाहते हैं कि जी हम पार्टनरशिप डेवलप करें WWF और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और सिमिलरली कैबी इज आल्सो देयर कि एक पार्टनरशिप डेवलप करके हम और जो क्योंकि बलूचिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत एरियाज हैं जहाँ पे वर्जिन लैंड्स हैं और वहाँ पे सक्सेसफुली ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा सकती है, प्रोवाइडेड कि वही बात जैसे डॉक्टर तसव्वुर साहब ने या मुश्ताक गिल साहब ने या डॉक्टर यूसुफ साहब ने जिक्र किया, और ये हर बंदा समझता है कि जब तक इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इसकी इनपुट्स हैं, जो कि नॉन जीएमओ सीड है या बायो फर्टिलाइजर है या बायोपेस्टिसाइड है, इनकी अवेलेबिलिटी जब तक इंश्योर नहीं होती तो हमारे लिए मतलब एक उसमें बॉटलनेक्स आती रहेंगी। और ये सिर्फ शायद रिसर्च की लेवल पे नहीं बल्कि इसको कमर्शियल लेवल पे, ताकि अगर हम फार्मर्स को किसी बात पे मना करते हैं कि ये आपने केमिकल फर्टिलाइजर नहीं यूज करना, तो अगला क्वेश्चन ये होता है कि फिर मैं क्या यूज करूं। तो उसके लिए एक कमर्शियल लेवल पे, लोकल लेवल पे बायो फर्टिलाइजर है या बायोपेस्टिसाइड है या नॉन जीएमओ पे और सीड है वो अवेलेबल हो। तो दिस इज आई थिंक रिक्वायरमेंट ऑफ दिस होल सिस्टम। इंशाल्लाह अगर हम तमाम स्टेक होल्डर्स मिल के इसकी तरफ जाते हैं तो जिस तरह हाजिर साहब ने फरमाया कि जी बहुत बड़ा पोटेंशियल है, वी कैन विन द ग्लोबल मार्केट, और इंशाल्लाह अगर हम सब मिलके इसकी कोई स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह डॉक्टर यूसुफ साहब ने जिक्र किया कि कैबी जो है पर्टिकुलरली वो फोकस कर रही है सीड के हवाले से, और WWF भी मतलब इसमें बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहा। हम बहुत टाइम से सीड कंपनीज को एंगेज किए बैठे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं कि जी आप प्योर नॉन बीटी जो वैरायटीज आपकी हैं उसका सीड प्रोड्यूस करें और उसकी मार्केट अब अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह हम भी अपने लेवल पे एफर्ट्स कर रहे हैं, बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी अपने एफर्ट कर रही है, और सिमिलरली कैबी जो है डॉक्टर यूसुफ जफर साहब हैं तो ये भी एफर्ट्स कर रहे हैं। इसी हवाले से डॉक्टर तसव्वुर साहब आई अप्रिशिएट कि उन्होंने बहुत एक अपनी जो सर्विसेज हैं वो इस तरफ की हैं। तो इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर हम एक अच्छी एक जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है टुवर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक कॉटन इंशाल्लाह हमारे साथ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। आपने डॉक्टर यूसुफ साहब का नाम लिया, ये हमारे उस्ताद हैं, बहुत मेहरबान है सर। आपकी तरफ सारी हमारी जो है नजर आपकी तरफ है, आप बताइए क्या जो है ऐसा कोई मैजिक हो जाए। मैजिक तो खैर हमें जबकि उन्होंने कहा था शुरू में ही ख्वाजा साहब ने कि जल्दी नहीं करनी, हमने स्लोली जाना है। जर्मन में कहते हैं लंगसम स्लोली जाना है। जी प्लीज सर। थैंक यू अगेन जी। इट्स अ वेरी जो है ना फ्रेश ब्रीज by listening WWF and also तसव्वुर and all you people। एक तो ये है कि सर हमने जिस तरह आपने बिल्कुल खालिद गिल साहब ने भी सही फरमाया कि डेमो प्लॉट्स होने चाहिए, हम उसी पे काम कर रहे हैं। और जिस तरह मैंने पहले बताया, आई विल रिपीट कि बारखान में हमने ओसीए की हेल में जो चीज आपने कहा कि ये जो डेजर्ट है उसमें क्या जा रहे हैं, हमारी अंबल डैम जो यूएसए ने बना के दिया जो डीआई खां वैली में, तो वहां आप चाह रहे हैं कि गन्ना ना आए बल्कि कॉटन आए ताकि जो लो डेल्टा क्रॉप है, तो वहां एक डेमो बना रहे हैं। और उसके लिए जो हमारा काफी हद तक काम हो चुका हुआ है, जहां चुके हैं आजकल फार्मर्स की वर्कशॉप चेंज करना है। कहा द प्रिंसिपल इज के जी विद द फार्मर फॉर द फार्मर।
तो इस स्लोगन को लेके आगे चल रहे हैं और हर लेवल पे टेस्टिंग कर रहे हैं, जैसे स्ट्रिप टेस्ट है, पीसीआर टेस्ट है, कैनामाइसिन स्प्रे है, जर्मिनेशन टेस्ट है। तो ताकि जो तसव्वुर ने कहा कि अभी तक अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सीड सिस्टम डेवलप नहीं हुआ, और एफएओ ये कहता है कि 50% ऑफ द प्रोडक्टिविटी लाइज इन द जेनेटिक्स ऑफ द सीड। तो अगर हम सीड को अच्छा फोकस करेंगे तो उम्मीद है कि जो, और दूसरी बात सर मैं इसमें इस मौके पे ये जरूर कहूंगा, वी शुड नॉट बी कैरिड अवे, जो आमतौर पे एनजीओ वगैरह के जी हम पाकिस्तान, श्रीलंका की एग्जांपल सामने है। इट इज अ स्पेशलाइज्ड निश, इट इज वेरी गुड फॉर कॉटन or for some other specialized crop, but with the population of 20 million, we should not be get emotional country को ऑर्गेनिक बनाएंगे। ये लेस स्टोरी ऑफ श्रीलंका। इसका दूसरी तरफ का कॉइन भी है, फीडिंग वेरी लेस, दे आर सरप्लस, प्रोडक्टिविटी इज वेरी हाई, परचेजिंग पावर इज वेरी हाई, while on other side we have 220 million people, more mouths and less purchasing power availability is very very low. Therefore तो बहुत अच्छा हमारे लिए निश है एक सेक्टर में। देखिए सर आपका कनेक्शन ड्रॉप हो रहा है बीच में सर, मेरे ख्याल में ना, तो आप वीडियो आप ऑफ कर दें। 20 बिलियन बेल्स की हो सकती है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में एज यू नो खालिद कि यार मैं अच्छा हाँ तो बहुत दूर है बारखान का एरिया, तो जिस तरह आपने बिल्कुल खालिद समराइज अच्छा किया, स्टेप बाय स्टेप चलना है, एक स्टेप को पहले कंसोलिडेट करके फिर नेक्स्ट फेज में जाना है। और जिस तरह ग्रेजुअली बलूचिस्तान में जो लसबेला और बारखान के एडजॉइनिंग एरिया है वहां WWF और हम कैबी के साथ मिलकर एक्सपेंड कर रहे हैं, उसमें इस पीसीसी की फुल सपोर्ट है कि वो नॉन जीएम की सीड में सप्लाई कर रहे हैं, क्लीनिंग और मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, और फिर कंट्रोल यूनियन उनको वेरीफाई कर रही है। तो वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप। अब 34,000 बेल पिछले साल पाकिस्तान ने बनाई थी। अब ये है कि इरादा ये है कि हम जो है वो एरिया जो है 60,000 एकड़ तक ले जाएंगे। इस तरह मुख्तलिफ जो लोग हैं वो आ रहे हैं। तो कॉटन में अल्हम्दुलिल्लाह 2024 या 2025 तक हम 1 लाख एकड़ के ऊपर खड़े होंगे। तो दिस इज द सक्सेस कि आउट ऑफ 0 इन 2018 इफ यू आर गोइंग टू 1 लाख एकड़ तो इन ऑल 4 प्रोविंसेस, तो दैट विल बी रियली सक्सेस स्टोरी। तो आई होप छवावी विल आल्सो कंट्रीब्यूट इन दिस। जिस तरह आज आपने कोशिश की है, इसको हम थोड़े अरसे के बाद इन द मिड और एट द एंड ऑफ द हार्वेस्ट वी विल हैव अनदर सेशन कि क्या खोया, क्या पाया, कहाँ खड़े हैं और कहाँ जाना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। इंशाल्लाह आप सावी को अपने साथ खड़ा पाएंगे। तो मैं मेरे कोलीग हैं इधर उमर आपने हाथ खड़ा किया। आप बेसिकली उमर हमारे जो साहब अभी बलूचिस्तान से डॉक्टर हबीबुल्लाह साहब हैं, उनको भी जरा वेलकम करें और अपना क्वेश्चन फिर होल्ड कीजिएगा। जी उमर, ओवर टू यू। Thank you very much, Dr. Sab. So I think I've been working in cotton for like 2 to 3 years. 2 से 3 साल डेडिकेटेड कॉटन के ऊपर काम किया मैंने फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ GIZ। लेकिन इतना सैर हासिल गुफ्तगू और सारे प्लेयर्स को जो आपने इकट्ठा किया, आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट। ख़ास तौर पे WWF, सोर्सरी, कैबी, CCRI, आई थिंक आपके लिए एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉड्स होनी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। सो कि आपने सारे प्लेयर्स को एक जगह इकट्ठा किया। यहाँ पे क्योंकि सब लोग इकट्ठे हैं तो टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि सावी क्या रोल प्ले कर सकता है कॉटन की वैल्यू चेन में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो मेन स्ट्रीम बिजनेस है दैट इज़ डिजिटल एग्रीटेक। हम मोबाइल ऐप के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए और इस तरह के दूसरे मीडिया के ज़रिए फार्मर के साथ कनेक्टिविटी को इंश्योर करते हैं। तो आप जैसी जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि फार्मर्स के साथ काम कर रही हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और फार्मर्स तक एक ख़ास किस्म की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना चाहती हैं, सावी कैन फैसिलिटेट एज अ मीडियम टू एफिशिएंटली ट्रांसफ़र दैट टेक्नोलॉजी। आप सब जानते हैं कि फिज़िकली फार्मर तक किसी भी टेक्नोलॉजी को पहुंचाना
मैन टू मैन थ्रू ह्यूमन रिसोर्स इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक बंदे की खास कैपेसिटी है, वो एक दिन में 7 लोगों को मिल सकता है, 10 लोगों को मिल सकता है, 20 लोगों को मिल सकता है। फिर देयर इज़ अ कॉस्ट इन्वॉल्व, लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व है, ट्रैवल कॉस्ट है, फूड कॉस्ट है। टेक्नोलॉजी इन सारी चीज़ों में आपको फैसिलिटेट करता है, आपकी कॉस्ट को भी कम करता है और फिर आपकी जो आउटरीच है उसको भी बेहतर करता है। थ्रू मोबाइल ऐप एंड थ्रू टेलीकम्युनिकेशन आप एक वक्त में लाखों और करोड़ों की ऑडियंस को एड्रेस कर सकते हैं। तो सावी आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है जिसके ज़रिए आप अपना कोई भी मैसेज और कोई भी टेक्नोलॉजी बड़े आसानी से ऐप के ज़रिए और बाकी टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए फार्मर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो वी वुड अप्रिशिएट कि आप में से जो भी ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्टेड हैं फार्मर के साथ कनेक्शन को डिजिटाइज करने में, तो हम उनके लिए एक डेमो अरेंज कर सकते हैं किसी भी वक्त। जस्ट लेट अस नो। डॉक्टर साहब का कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होगा। हमारा ऑफिशियल वेबसाइट भी मौजूद है, आप वेबसाइट देखिए, प्ले स्टोर पे हमारी ऐप मौजूद है, उसको आप देखिए। वी कैन अरेंज ए डेमो सेशन जिसमें हम आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से जो कॉटन के फार्मर्स हैं उनकी ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और उन तक जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है ऑर्गेनिक कॉटन का, वो डिजिटाइज किया जा सकता है और उसको आसान बनाया जा सकता है। उसमें मोबाइल ऐप इज़ वन ऑफ द टूल जिसको हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा SMS, डेली अलर्ट्स, नोटिफिकेशंस, इसी तरह के गपशप सेशंस, बैठक्स, ये तमाम टूल्स हम यूज़ करते हैं फार्मर अवेयरनेस के लिए और इंश्योर करते हैं कि आपकी जो आउटरीच है वो एक वक्त में ज़्यादा लोगों तक पॉसिबल हो सके। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि वेदर के हवाले से है, क्योंकि कॉटन जो है आपको पता है कि ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव क्रॉप है व्हेन इट कम्स टू वाटर, इरिगेशन, पेस्ट अटैक, डिजीज़ अटैक। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो आपको सैटेलाइट बेस्ड कस्टमाइज्ड वेदर भी देगी, लोकेशन बेस्ड वेदर देगी। अगर फार्मर अपना फार्म ड्रॉ कर लेता है तो उस खास फार्म के ऊपर की जो कंडीशंस हैं, वेदर कंडीशंस हैं, वो हम उसको प्रोवाइड करेंगे और उसकी बेसिस पे वो डिसाइड कर सकता है कि उसने इरिगेशन कब करनी है, जो प्रिवेलिंग कंडीशंस हैं उनके मुताबिक पेस्ट कंट्रोल या डिजीज़ कंट्रोल जो टैक्टिक्स हैं वो किस तरीके से चेंज करनी है। तो दैट कैन बी डन थ्रू आवर टेक्नोलॉजी। फिर इसमें हमारी कुछ कोलैबोरेशंस हैं विद लम्स एंड PCR WR, जो कि बड़े एफिशिएंट इदारे हैं व्हेन इट कम्स टू इरिगेशन स्केजुलिंग एंड सेंसर डेवलपमेंट। तो हम उन पार्टनरशिप्स को भी एंगेज कर सकते हैं कॉटन फार्मर्स के लिए और कॉटन वैल्यू चेन के जो प्लेयर्स हैं, जिसमें लीडिंग प्लेयर्स इस वक्त हमारी इस डिस्कशन में मौजूद हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग सब एक डेमो ज़रूर अवेल करें सावी की तरफ से, एंड जस्ट लेट अस नो कि कब आप अवेलेबल हैं। अगर इसी मीटिंग में इंश्योर हो जाए तो दैट वुड बी अ ग्रेट मैसेज फ्रॉम योर साइड। थैंक यू उमर। मैं ये नहीं चाह रहा था कि ये सावी की सेल पिच हो, लेकिन यू डिड अ गुड जॉब। तो हमारे गिल साहब कहते थे नो फ्री डिनर, तो डिनर कोई फ्री नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश है। हम सावी एक लिमिटेड कंपनी है यहाँ, बेस्ड इन कैम्ब्रिज, और हाई टेक टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, AI, तो इसके पीछे पूरी हिस्ट्री साइंस इन्वॉल्व है। वी हैव यंगस्टर्स माशाल्लाह 30 के करीब हमारे साइंटिस्ट हैं, MPhil PhD माशाल्लाह खवातीन है। वो जिस डिस्कशन में, मतलब आज खवातीन वैसे पार्टिसिपेट नहीं किया, मैं भी सारा आप अपना ऑन करें और बताएं कि आप कॉटन पे हमारे पास क्या मौजूद है, कितनी वीडियोस हमने बनाई हुई हैं जो टेक्नोलॉजी, जो साइंस के ओरिएंटेड है। सायरा जी प्लीज, क्योंकि खवातीन के बगैर तो कॉटन की बात ही नहीं हो सकती। तो आई एम सो सॉरी, हमें जेंडर बैलेंस रखना चाहिए था, हमें स्पीकर्स में भी खवातीन को होना चाहिए था। सायरा ओवर टू यू। सायरा आप म्यूट हैं। सायरा यू आर म्यूट प्लीज। अगर कोई और खातून सुन रही है प्लीज अनम्यूट करें। ये खवातीन के बगैर तो कॉटन की स्टोरी मुकम्मल नहीं हो सकती। ठीक है जी, आई एम सो सॉरी अगेन। तो जेंडर बैलेंस होना चाहिए था। अब साहब ये आपकी थोड़ी सी गलती है, आपने नहीं बताया हमें। तो सायरा आप अगर अनम्यूट कर सकती हैं। सायरा मैं देखता हूँ, अगर मैं भी शी इज बिजी। तो एहसान साहब ने क्वेश्चन हैंड रेज किया, वो पूछते हैं, फिर हम इस मीटिंग में इतनी सारी जूसी बातें हैं जो आप करना चाहते हैं। एहसान साहब आप सवाल पूछें, तब तक हम सारा कहते हैं वो रेडी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं एहसान बात कर रहा हूँ।
कॉटन पे काम किए हुए तो 20 साल हो गए। तो डॉक्टर यूसुफ जफर साहब मेरे उस्ताद हैं, मेरे पीएचडी सुपरवाइजर भी थे। मेरा क्वेश्चन है कि किसी ने ये शॉर्ट स्टेपल कॉटन, इसका भी पोटेंशियल है ऑर्गेनिक कॉटन के लिए? क्योंकि अगर शॉर्ट स्टेपल की कहीं पे डिमांड है तो फिर आप जो चोलिस्तान और दूसरा एरियाज या एरिड एरियाज में कॉटन की कल्टीवेशन के बारे में बेहतर पोजीशन में हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि चूंकि देसी कॉटन सारी की सारी नॉन जीएम है, तो इसके लिए कोई इशू भी नहीं होना चाहिए, ना ये क्रॉसेबल है टेट्राप्लाइड्स के साथ। बहुत शुक्रिया। इसका आंसर जो है सवर साहब आप देंगे सर? जी थैंक यू सो मच। मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर जी, आ रही प्लीज। जी इसमें जो शॉर्ट स्टेपल कॉटन है बेसिकली ये तो है ही ऑर्गेनिक, मीन टोटल इसकी सीड भी ऑर्गेनिक है और इसकी ज्यादा प्रोडक्शन जो भी होती है इसमें मोन फर्टिलाइजर की भी जरूरत नहीं होती और प्लांट प्रोटेक्शन की जरूरत भी नहीं होती। तो ये तो मीन इनबिल्ट ही ये ऑर्गेनिक कॉटन है। लेकिन इशू ये है कि इसकी मार्केट नहीं है। मार्केट उस मीडियम और लॉन्ग स्टेपल कॉटन की है जो कि टेक्सटाइल में और इसमें क्लॉथ इंडस्ट्री में यूज हो सकते हैं। उस वजह से स्ट्रेस मीडियम और लॉन्ग करनी पड़ती है। लॉन्ग पे भी हम थोड़ा सा भी काम कर रहे हैं, हम ज्यादा मीडियम पे ही, अभी पाकिस्तानी टाइप कॉटन मीडियम टाइप है तो अभी हम उसी पे काम कर रहे हैं, जो कि इंडस्ट्री में डिमांड मीडियम और लॉन्ग स्टेपल कॉटन की है। और दो तीन चीजें सर मैं जस्ट मौके का फायदा उठाते हुए बता दूं, अगर 3 अल्फाज में मैं लिमिटेशन इस वक्त बताऊं ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन की, तो जिसके ऊपर अगर हमारा नेक्स्ट इवेंट होता है तो और कंसर्न कुछ लोगों को हम महीने के बाद 2 महीने बाद फिर कभी इवेंट यही वाला इन्हीं लोगों पे करें, तो हम कुछ और लोगों को भी ले आ सकते हैं जो रिलेटेड है उन चीज़ों से, ताकि वो लोग उनको भी एक टारगेट में ले और वो फीचर के हमारी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए उस पर काम करें। तो सीड की हमने बात कर ली, नॉन बीटी सीड, आप इसको बायो सीड कह सकते हैं। तो नंबर 1 बायो सीड, नंबर 2 बायो फर्टिलाइजर्स। अगर एक रेडीमेड पेट रजिस्टर्ड प्रोडक्ट ऑफ रेप्यूट कोई भी कंपनी अच्छी कंपनी बना दे तो ये बहुत बड़ी इनपुट सर्विस होगी फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कॉटन। और तीसरा बायो पेस्टिसाइड्स, जैसे पहले मैंने कहा फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कॉटन क्रॉप। तो 3 बड़ी लिमिटेशंस हैं ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन इन पाकिस्तान में। इसको एड्रेस करना है, कैसे कर सकते हैं? मैं चूंकि ब्रीडर हूं तो सीड से रिलेटेड हूं, तो जो सीड वाला पार्ट है वो मैं अपने जिम्मा लेता हूं। तो जो बायो फर्टिलाइजर्स है और बायो पेस्टिसाइड है, इसमें नेक्स्ट टाइम हम बायो पेस्टिसाइड के कुछ लोगों को अनबोर्ड ले लेंगे और बायो फर्टिलाइजर्स के लोगों को अनबोर्ड ले लेंगे। तो देखें अगर ये तीनों चीजें अवेलेबल हो जाती हैं तो बाकी फिर कुछ और नॉन टेक्निकल इश्यूज रह जाएंगे, कम से कम इसकी प्रोडक्शन वो जरूर फिजिबल हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी सर। हम आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं। तो इन्हीं 3 चीजों पे, सॉइल से शुरू हुआ, सीड से शुरू हुआ, ठीक है जी, और पौधे तक आए। तो इंशाल्लाह इस पे जो ना, मैं ये कहता हूँ आप हमें टाइम दे दें। आज ही चूंकि यहाँ ग्रुप बैठा हुआ है तो अगर इसको रिपीट करना है 3 वीक्स बाद, तो 3 वीक्स बनते हैं जनाब अली। अभी मैं डायरी देख के देखता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाए। 26, 3, 2 ये बनेगा जनाब अली। जुमेरात 9 जून को हम दोबारा एक सेशन कर सकते हैं इसके ऊपर। हाफिज साहब आपकी अवेलेबिलिटी है 9 जून को सर? 9 जून को अगर हम इसको रिपीट करेंगे, थोड़ा सा और डिटेल में जाएं, तो सबर साहब आप भी अवेलेबल है 9 जून को? क्योंकि मैं अल्लाह मियां खैर करे। ठीक है जी, वही बात है कि अल्लाह मियां खैर करे। इंशाल्लाह इट लुक्स फाइन कि जी हम दोबारा इकट्ठे हो सकते हैं। 9 जून हम फिक्स कर लेते हैं। 3 वीक्स हमारे पास एनएफ होगा। तब तक अगर आप कोई ना उस वक्त हमें कुछ स्लाइड शो दिखाएं, क्रॉप्स दिखाएं। अच्छा, मैं हबीब साहब से पूछ रहा हूं, हबीब साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम हबीब साहब, बलूचिस्तान से ज्वाइन किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। हबीब साहब अस्सलाम वालेकुम, हम अनम्यूट करें। हबीब शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। हबीब साहब ने हमारे साथ बहुत अच्छा काम किया है और इनकी बहुत अच्छी एक्सपर्टाइज है बलूचिस्तान में, खासतौर पे लोकल हैं चूंकि। और बलूचिस्तान में इशू ये है कि फार्मर इवन बेचारे वो उर्दू में बात भी नहीं कर सकते, तो लोकल लैंग्वेज में ये लोग ट्रांसलेटर के तौर पे भी काम करते हैं। और फैसिलिटेटर बड़े अच्छे फैसिलिटेटर हैं, बड़े अच्छे होस्ट हैं, तो बहुत टेक केयर भी करते हैं। तो मैं देख के इनको रियली बड़ी खुशी हुई। डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल ठीक है। असल मैं भी चाह रहा था कि चूंकि हमारा रीजन ही अभी सो फॉर जो ऑर्गेनिक की हम बात करते हैं तो वो बलूचिस्तान ही है, तो ही इज फ्रॉम बलूचिस्तान गवर्नमेंट और उनके व्यूज लेने बहुत जरूरी हैं। आई डोंट नो कि वो क्यों नहीं कनेक्ट हो पा रहे। नेक्स्ट वाले सेशन में ना उनको जरूर लेके आएंगे।
तो हम अगर बीच में अगर बैठक की तो बैठक में ना ले आएंगे, बैठक तो हमारा मुझे होता है। जस्ट सिग्नल्स का इशू होता है, आई थिंक वो सिग्नल्स का मे बी इशू हो, क्या मसला है? नेक्स्ट टाइम उनको इंश्योर करें। जी अच्छा, ऐसे करें अच्छा, तब तक हमारी सर, डॉक्टर साहब सॉरी, उनको सर कनेक्शन में प्रॉब्लम है, तो उनका वॉइस जो है वो मैं मोबाइल से रख रहा हूँ, मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ हो सकता है, उनकी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी प्लीज। अगर मुमकिन हो तो नेक्स्ट टाइम फार्मर्स को भी काइंडली करें, 2-3 कॉटन फार्मर्स के वो अपनी बता सकें कि उनके इश्यूज क्या हैं। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह। जी प्लीज, थैंक यू शाह जी बोले, मैं एक सेकंड। जी वेलकम शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। सावी की तरफ से हम बहुत डॉक्टर साहब हबीबुल्लाह साहब बात कर रहा हूँ। मैंने कहा मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज मेरे जो है ना तबीयत का एक फोरम मुझे मिल गया। मैं जो है ना काफी अरसे से इसके सर्च पे था कि फिर पाकिस्तान में इस किस्म का फोरम बन जाए जिससे हम अपने जो है ना ये जो मसाइल हैं ये डिस्कस कर सकें और इनको किसी प्रैक्टिकल शेप में ला सकें। मैं आपको बताता चलूं कि बलूचिस्तान में इस टाइम हम लोग कोई 20,000 एकड़ ऑर्गेनिक कॉटन जो है ना वो सर्टिफाई हो चुकी है। ये तो आपके साथ बैठे हुए हैं असद साहब और साद साहब और ख्वाजा ताहिर साहब, जो हमें इस पे मसाइल आ रहे हैं, और 1 लाख एकड़ पे हम लोग काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान में कोई तकरीबन 2.5 लाख एकड़ कॉटन है जो कि जिसको हम ऑर्गेनिक कर सकते हैं। मैं इस फोरम के तवसत से ये कहता जाऊं कि बलूचिस्तान को काफी चीजों की कमी के बावजूद जो है ना एक बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो जो हमारे मसाइल थे वो अभी हमारे वसाइल बन गए। मैं ये कहूँगा एक अपॉर्चुनिटी बन गई है, वो ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो गए। सर इस टाइम जो में मसाइल आ रहे हैं वो सिर्फ एक साइड से नहीं, इनपुट सप्लाई चेन में भी कई मसाइल है। आप जैसे सीड की बात कर रहे थे, इस दफा हम लोग ने कोई 1000 एकड़ सीड पे हम लोग सीड कास्ट कर रहे हैं। कोई 250 और 300 एकड़ पे केबी वालों के साथ हमने कास्ट किया हुआ है, और हमने कोई 250 एकड़ जो है ना इंटरलूप के साथ, बल्कि वो भी 300 एकड़ है, 300 एकड़ इंटरलूप के साथ कास्ट किया है। बाकी WWF के रूटीन का जो प्रोजेक्ट है, हमने यहाँ कुछ स्कूल बनाए हुए हैं, फार्मर मॉडल स्कूल जो हमारे हैं, हमने मॉडल स्कूल में जो है ना मुख्तलिफ सीड के प्लाट लगाए हैं, और इंशाल्लाह इसको हम इस दफा हम अपना सीड ही प्रोड्यूस करें। लेकिन हमें जो गिला है, जो अभी यहाँ फेडरल के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, डॉक्टर तसव्वुर साहब खालिद अब्दुल्ला साहब से मेरी रूटीन में बात होती रही थी, बल्कि परसों भी उन्होंने बात की, 1 घंटा तक हम लोग आपस में डिस्कस करते रहे। मसाइल ये है कि आप लोगों की तरफ से कोई अच्छी तवज्जो हमें नहीं मिल रही। हमने पेनेक की डायरेक्टर जो अपना खातून है इस्मत कुल खटक, उसके साथ भी मिले हैं, हम आपके साथ भी मिले हैं। केपी के तवस्सुल से हमने जो मिनिस्टर पहले जो मिनिस्टर थे उनके साथ भी पूरे प्रोग्राम में डिस्कस किया था। आप लोगों की फेडरल लेवल पे एक सुपरविजन चाहिए जो कि बिल्कुल जीरो है। मैं कहूँगा कि उनका आप लोगों ने स्कूल की विजिट भी नहीं किया कि ऑर्गेनिक कॉटन किस तरह है और किस तरह नहीं हो रही है। तसव्वुर साहब आपने जो विजिट किया था वो भी आप किसी और टीम की एक एज ए वो आए थे, ताकि असल में है जो है कॉटन हकीकत में जो है ना ज्यादातर फेडरल सब्जेक्ट ही है, क्योंकि पूरा एक फेडरल मिनिस्ट्री उसको डील कर रही है, कॉटन कमिश्नर वगैरह। मैं ये कहूँगा इनपुट सप्लाई चेन में सर इस टाइम जो हमें सबसे बड़ा मसला है वो सीड का है। सीड खाली यहाँ खत्म नहीं होता, 1000 एकड़ मैंने करोड़ कर लिए, उसको फेडरल सीड सर्टिफिकेशन से मैंने सर्टिफाई भी कराना है। उसकी जो है ना क्वालिटी के लिए आपकी आप लोगों की तवज्जो चाहिए। फेडरल सीड सर्टिफिकेशन भी फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है। उसके बाद सर अगर आप आगे चले जाएं, इस टाइम यकीन करें CCRI मुल्तान जैसा अच्छा इदारा भी हमें नॉन GMO सीड्स ही नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? कि उनके पास लैंड कंटेमिनेटेड हो गई है GMO से। अब मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास लैंड अवेलेबल है, अगर यहाँ ही मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बीज कहाँ से कहाँ तक पहुंच सकता है, बीज का कोई इशू नहीं है अगर थोड़ा सा तवज्जो दी जाए। दूसरी तरफ मैं आपको ये कहूंगा कि इनपुट सप्लाई चेन में हमारे जो बायो फर्टिलाइजर है, इस टाइम मार्केट भरी है मुख्तलिफ गन से, मैं ये कहूंगा गन से भरी पड़ी है। अब हमारे कराची के कई दोस्त हैं जिन्होंने कई कंपनियां खोली हुई हैं, लाहौर में, दूसरी जगहों में है, वो उनकी सर्टिफिकेशन कंट्रोल यूनियन ने तो नहीं की है। सिर्फ एक ही इदारा है जिसकी कंट्रोल यूनियन ने सर्टिफिकेशन की है, और वो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बहुत महंगा है अपना। तो सेम मैं ये कह रहा था कि जो मिसाल इस टाइम निप्सी काम कर रही है, दूसरे लोग काम कर रहे हैं, इन सारे सबको इस लाइन में आना चाहिए, सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा इंटरनेशनल जो भी बायो फर्टिलाइजर है, जो भी केमिकल है, बायो पेस्टिसाइड है,
इनकी सर्टिफिकेट इनकी जो है ना रजिस्ट्रेशन फेडरल गवर्नमेंट ही करता है। फेडरल प्लांट प्रोटेक्शन को मैंने 2-3 दफा मीटिंग में, एक दफा बिल्कुल अपना चेयरमैन पीआरसी मौजूद थे, दूसरे सारे लोग मौजूद थे, हमारी एक मार्ग उसमें इस्लामाबाद में हुई थी मीटिंग, उसमें मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप इनको रजिस्टर करें, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा कोई काम नहीं हुआ। तो मैं एक फेडरल गवर्नमेंट से तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका एक बंदा, चाहे तसव्वुर मलिक साहब हो जाए या खालिद अब्दुल्ला साहब हो जाए, एक बंदा जो है कि ऑर्गेनिक के लिए बिल्कुल स्पेसिफाई होके वो हमारी हर मीटिंग में हमारे साथ रहे, ताकि हम इसको आगे ले जा सकें। तो नेक्स्ट जो मैं ये कहूंगा कि हमारा जो अपना इस टाइम मसला आ रहा है वो ये है कि हमने जो सारे लोग ट्रस्ट की बात करते हैं, ये हम अगर जब तक सारी चीजें डिजिटलाइज नहीं करें तो हम इंटरनेशनल लोगों की जो है ना ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर सकते। मैं हाफिज साहब से हर वक्त यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि लैंड से लेकर सारी चीजों की ट्रेसेबिलिटी और डिजिटलाइजेशन होनी चाहिए, वो भी उस पे हाफिज साहब के साथ है, हम लोग इंशाल्लाह उस पे भी काम कर रहे हैं। बाकी जहां तक प्रीमियम की बात है, जस्टिफाइड प्रीमियम, मैं कहूंगा, ये नहीं कहता हूँ कि मिसाल अभी भी हमारे फार्मर्स को जस्टिफाइड प्रीमियम नहीं मिल रहा है। जो मेरा सर्वे है, जितने कंपनियों के साथ हम मिले हैं, मेरे सर्वे के मुताबिक 50% जो है ना, अगर वो इंपोर्ट करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। जब 50% करना पड़ता है तो ये 60% हमारे, बाकी पैसा कहाँ जाता है? इसके लिए भी हमने फेडरल टेक्सटाइल को हमारे साथ होना चाहिए। मैंने 3-4 दफा हमने डी टेक्सटाइल के साथ भी मीटिंग की है कि एक जो है ना जस्टिफाइड किस्म का एक वो आप बनाए हमारे साथ, ताकि हर एक को जो जिसका हक बनता है, जितना जिनर का बनता है, जितना फार्मर का बनता है, जितना, तो ये सारा मिसाल प्रॉपर प्रोसीजर बने, उसके लिए भी इसकी जरूरत है, फेडरल गवर्नमेंट के में मदद की जरूरत है। उसके बाद सर मैं एक चीज और कहूंगा कि यहाँ जो है ना, ये सारी चीजों की रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें हमें आप लोगों की कुछ और चाहिए। जहां तक WWF की बात है, WWF के साथ हम बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, बल्कि मुझे खुशी है, हमने खुद इस कई कंपनी है जो कि हमें डायरेक्ट ऑफर करते हैं कि आप ऑर्गेनिक का आपको प्रोजेक्ट देते हैं, आप चलाएं, लेकिन हमने WWF को रखा हुआ है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पैसा उनके पास होता है, और इस तरह एक चेक होने की वजह से हमारा प्रोग्राम मल्टी आगे बढ़ता जा रहा है। तो मैं इस फोरम को देखकर मुझे बहुत बड़ी खुशी भी हुई और बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको करना चाहता हूँ। इसमें जो CCRI आपने मेरानी डैम का जो जिक्र किया था, मेरानी डैम का सर हमारे पास तो कोई ऐसा वो नहीं है कि आपने मेरानी डैम पे वो किया। मेरानी डैम की तो इस टाइम भी जो कार्टन है वो हमने 2-3 दफा विजिट भी किया था, और बल्कि कई डोनर्स भी वहाँ ले गए थे। वहाँ की कार्टन भी पंजाब की तरह ह्यूमिडिटी होने की वजह से, गर्म इलाका होने की वजह से, पेस्ट अटैक होने की वजह से, व्हाइट फ्लाई होने की वजह से इतनी अच्छी नहीं है। बाकी जो बलूचिस्तान के इलाके हैं, जहाँ इलाके खुश्क है, ह्यूमिडिटी नहीं है, वहाँ बेहतरीन हो रहा है। मैं ये कहता हूँ, एक तो ये प्रॉब्लम है, एक और जो प्रॉब्लम है, हमारा फार्मर जो काश्त करता है वो उसने नेक्स्ट सीजन में अगर वीट करना है, अगर कुछ और फसल करनी है, अगर वो ऑर्गेनिक इनपुट भी डालता है तो उसकी सप्लाई चेन नहीं आगे, वो अपनी बेचे काम। इसके लिए भी ये सावी जो है ना, अगर हमारी कुछ हेल्प कर सकती है, कोई लिंक डेवलप कर सकती है, सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। तो मैंने आपका सारा प्रोग्राम सुना, आई एम हैप्पी। मैं इंशाल्लाह अभी थोड़ा दोबारा टेक्निकल इशू है, सावी इसी पे काम करिए, मैं इंशाल्लाह टेक्निकल हल हो जाए, मैं आप लोगों के साथ ऑनलाइन अवेलेबल हूँ। मुझे खुशी है जितना ही आप लोग मुझे हेल्प करोगे। थैंक यू सर, सो नाइस। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने टाइम दिया और आपने जितने भी बातें की वो सब जो थी बिल्कुल कहते हैं, गोरे कहते हैं हिट इन द नेल, सो या हिट इन द हेड। तो आपने बिल्कुल जो है ना अप्रोप्रिएट बात की है। तो आई थिंक इस पे ये किसी मसले का भी हल होता है बातचीत करने से होता है। बातचीत करेंगे और ये बात जो है, जब पैसे आएंगे तो पैसों के साथ सारी चीजें आ जाती हैं। तो उसकी मार्केट क्रिएट करना, जो कि मैं यहाँ पर हमारी सावी यहाँ इंग्लैंड में बैठी हुई है, जर्मनी में हमारा पूरा वो सेटअप है माशाल्लाह, वहाँ से मैंने PhD भी किया था। इंशाल्लाह हम हर तरफ से कोशिश करेंगे जहाँ तक हमारी कैपेसिटी है। वो हमारे माशाल्लाह जो डायरेक्टर कमर्शियल उन्होंने अभी जिक्र किया है। तो आई थिंक ये डिस्कशन इतनी अच्छी है, छोड़ने को दिल नहीं कर रहा। मेरी मीटिंग्स हैं 2 इस वक्त स्टार्ट होने वाली। मैंने अभी देखा है माशाल्लाह डायरेक्टर पाकिस्तान एक रिसर्च सेंटर जो PRC आजरी है भावलपुर, वहाँ से ज्वाइन किया है मलिक मोहम्मद यूसुफ साहब ने, डॉक्टर साहब ने। तो हम इनसे एक मिनट की जो है ना वो शुनीद ले लें कि बलोचिस्तान के हवाले से हमें कुछ खुशखबरी दें। वहां पर भी पोटेंशियल हो सकता है, वहां पर भी वर्जिन लैंड है। जी मलिक साहब। सर जी डॉक्टर साहब मेहरबानी, थैंक यू। डॉक्टर साहब बिल्कुल इसका है, क्यों नहीं हो सकता।
ऑर्गेनिक कॉटन कहीं भी हो सकती है, लेकिन चोलिस्तान इसके चांसेस ज़्यादा हैं। मैंने पहले भी जैसे डिस्कस किया था कि अभी वहाँ पे ना इतना कोई पेस्ट का कम्प्लेक्स है और ना ही जो है ना इतनी कोई और ब्लाइंडली पेस्टिसाइड या वीडीसाइड या यूज हो रही है। वीड्स तो है ही नहीं, क्योंकि वर्जिन लैंड है तो पहले 5-4 साल वो सेफ है, वीड बिल्कुल नहीं होती जहाँ पे न्यू कॉटन गई है। तो ये हो सकती है वहाँ पे ऑर्गेनिक कॉटन। और वही बात जो आप भी कर रहे हैं, अभी ये हफ्सा भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमें मयार को नहीं देखा जाता यहाँ पे और क्वांटिटी को देखा जाता है। तो अल्लाह करे कोई इस तरह का मैकेनिज्म बन जाए। बातें तो बहुत सारी हम कर जाते हैं और लोग मतलब इनिशिएटिव भी होते रहते हैं, लेकिन जो है ना के एंड तक नहीं जाता। और वो मतलब कि ये कॉटन हो सकती है ऑर्गेनिक, और ये ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है हमें साइल की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी, और सेफ जो है ना हमारे जो फाइबर है उसके लिहाज से भी। मैं ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लूंगा, क्योंकि मुक्सर आपने ये पूछा कि बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। पॉसिबिलिटी है, ऑफ कोर्स यस पॉसिबिलिटी है। जी जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। मैं आप कहूँगा आखिरी हमारे मुश्ताकिल साहब सीईओ हैं, तमगा इम्तियाज हैं, उनका पाकिस्तान में पानी के लिए बहुत काम है। मैं ये कहूँगा वो अपने क्लोजिंग रिमार्क से इस आज की गपशप को बर्खास्त करें। जी गिल साहब, जी गिल साहब। थैंक यू वेरी मच सर। ये बड़ा इंटरेक्टिव सेशन रहा, और मेरा ख्याल है कि 20-25 मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने पार्टिसिपेट किया। तकरीबन 2 घंटे से हमारा हुआ है। 40 मैन आवर्स की ये कोशिश है। तो मैं सिर्फ इस दुआ के साथ, इस होप के साथ ये फाइंड अप करने की इजाजत चाहूँगा। वो ये है कि हमने सऊदी ने कोई 2-3 महीने पहले से इस पर कॉटन सीजन शुरू होने से पहले वी टुक दिस इनिशिएटिव। हम वहाँ मुख्तलिफ जो है ग्रुप से मिले, जो कॉटन की हमारी इंडस्ट्री ग्रुप से। मेरी सबमिशन ये होगी लास्ट में कि अब मिड सीजन में है कॉटन का, तो हम एटलीस्ट एक ये इसी में से एक इसी ऑर्गेनिक कॉटन एक वर्किंग में हमारे ये स्टेक होल्डर्स शामिल हो। उसमें हम ब्रीडर से, अग्रानोमिस्ट से, बाकी जो सीड कंपनी से ये लेके तो हम एक स्टार्ट कर। जी सर, आपकी आवाज कट गई। मेरे ख्याल में कोई लिंक का प्रॉब्लम हो रहा है सर। तो जी सर, मेरे ख्याल में लिंक का प्रॉब्लम हो रहा है। तो सर आपकी अगर इजाजत हो तो फिर इस सेशन को क्लोज किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया जाए। माशाल्लाह हमारे जो ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स थे, गेस्ट थे, स्पीकर्स थे। जी जी सर, अब आप ठीक हो गए। आप मेरे ख्याल में अनम्यूट करें फिर सर। जी सर, अनम्यूट करें सर। सर सावी इसके लिए हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं डॉक्टर सबर मलिक साहब से, और फिर हमारे मोहतरम बड़े ही लर्नेड और जो हमारे जो रिप्यूटेड ब्रीडर्स हैं डॉक्टर यूसुफ जफर साहब, हम ये कहते हैं कि 4-5 का एक टेक्निकल वर्किंग ग्रुप बना लें, जिसमें शाह साहब जो कॉटन ग्रोअर हैं वो भी लें, और हम अभी डे टू डे बेसिस पर ये देखें कि इस ऑर्गेनिक कॉटन की जो पोटेंशियल मार्केट है, किस तरह हमने 34,000 एकड़ से 34,000 एकड़ मैं देख रहा था, वो हार्डली मेरा ख्याल है शायद वो 1% से भी लेस है, 0.5% है ऑफ आवर कॉटन एरिया। तो उसको 1 लाख तक लेके जाना है, तो उस 1 लाख एकड़ में हमारे पास 2,000 फार्मर होंगे। उनको हम हमारा, जिस तरह उमर फारूक साहब ने बड़ा डिटेल दिया, हमारा ये जो हमारा सावी का डिजिटल कनेक्टिविटी जो फोरम है, इसको हम लेके वी कैन स्टार्ट वर्किंग to see the success stories
जो हमारी इस वक्त है पूरे कंट्री में, मतलब बलूचिस्तान है या पोटेंशियल एरियाज जो हमारा है चोलिस्तान का, तो इसको हम एक मतलब इससे हम शुरू कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट वेट टिल हमारी नेक्स्ट मीटिंग जो 9 जून को है, इसमें एक ही अगर हो जाए तो आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर सफर मलिक साहब और मलिक यूसुफ साहब, पर्टिकुलरली हमारे काबिल एहतराम रिस्पेक्टेबल डॉक्टर यूसुफ जफर साहब, आप सर इस चीज़ की ओनरशिप लीजिए। सावी जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, वी आर एक हमारी एक ऐसा फोरम है जिसमें हम इंटरनेशनल जो कनेक्शंस हैं, कॉटन के जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनको हम वी कैन ब्रिंग देम टुगेदर। तो ये बहुत ही अच्छा हमारे लिए, सावी के लिए ये बहुत बड़ी ऑनर है कि आज मुल्क की टॉप क्लास जो हमारी साइंटिस्ट का फोरम है वो है, और इसको हम अभी से शुरू करते हैं। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया इंजीनियर मुश्ताक गिल साहब। माशाल्लाह आपकी लीडरशिप के अंदर हम जो है सावी के जो यूथ है वो चल रही है। मैं कहा सायरा हमारे साथ ज्वाइन किया। सायरा, हम आपको सुनना चाहते थे 1 मिनट के लिए, हम बंद करने लगे, लेकिन खवातीन के बगैर ये फोरम अधूरा है। जी सायरा, आप 1 मिनट अनम्यूट करती हैं प्लीज, और जरा अस्सलाम वालेकुम सर। जी बताइए, हमारी टीम को यहाँ बताइए। माशाल्लाह जो सावी का जितना डिजिटल प्लेटफॉर्म का नॉलेज है, पीछे पूरी टीम है, रिसर्चर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जिनसे नॉलेज जो हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जी जरा बताइए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर, रिस्पेक्टेड ऑल मेंबर्स जिन्होंने ज़ूम पे ज्वाइन किया। माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन जा रहा था, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग। मैं यहाँ पे अगर अपना सावी का देती जाऊँ कि सावी किस तरह फार्मर्स के लिए नॉलेज पे काम कर रहा है, कि किस तरह उनको फैसिलिटेट कर रहा है। अगर मैं कॉटन की बात करूँ तो सर अगर आप स्क्रीन थोड़ी सी शेयर करके यूट्यूब पे हमें कॉटन की जो हमने वीडियो बनाई है, अगर वो हमारे पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा शो करवा दें। बेसिकली हमने जो देखा, जब हमारा सावी जब हम स्टार्ट में थे, हम लोग पेपर्स फॉर्म में और बड़े बड़े जो है वो पैराग्राफ की फॉर्म में जो थे ना, फार्मर्स को टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती थी वो बताते थे, लेकिन फिर हमने देखा कि फार्मर्स जो वो इंटरेस्टेड नहीं है इनमें। तो उसके बाद फिर हमने शॉर्ट वीडियोस जो थी वो बनाना शुरू की। कॉटन की हमने पूरी सीरीज कंप्लीट की, जो बेसिक कॉटन है उसकी सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक, उसमें कौन कौन से डिजीजेज आते हैं, कौन कौन से इंसेक्ट्स पेस्ट जो है वो अटैक करते हैं। तो फिर हमने देखा कि ये फार्मर्स कम्युनिटी के लिए ज्यादा 2 मिनट की वीडियो, अगर फार्मर को कोई जैसे किसी कीड़े के बारे में ही है तो वो ये वीडियो उसी बेसिक कीड़े के बारे में खोलता है, वो वीडियो देखता है और उसको सोल्यूशन मिल जाता है। तो ये बड़े ही हमें इफेक्टिव काम लगा। और इसी तरह कॉटन के अलावा राइस, वीट है, डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, ऑर्चर्ड हैं, इन पे भी सावी जो है वो काम कर रहा है, और ताकि फार्मर्स को हर पॉसिबल वे में जो है वो फैसिलिटेट कर सके। इसी तरह जैसे आज ऑर्गेनिक कॉटन पे हुआ है, तो हमारा ये भी प्लान है कि हम ऑर्गेनिक कॉटन, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जितनी इसकी इम्पोर्टेंस है उतना फार्मर कम्युनिटी में इसके बारे में इतनी नो हो नहीं है, फार्मर्स को इतना इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो मैं सावी यही चाहेगा कि ऑर्गेनिक कॉटन के बारे में भी जितना से ज्यादा नॉलेज है वो अपनी फार्मर कम्युनिटी में जो है वो पहुंचा सके, ताकि फार्मर्स जो है वो इसकी इम्पोर्टेंस है और इसकी अहम जो जरूरत है हमारे लिए उससे जो है वो जानकारी हासिल करें और इसकी तरफ जो है वो आए, ताकि केमिकल्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड इससे कम से कम जो, इससे एक तो अखराजात उनके बचेंगे, दूसरा ये कि बीमारियां जो है जो जिसके साइड इफेक्ट्स जो है वो पेस्टिसाइड्स के, केमिकल्स के, वो भी कम हो। तो इसके लिए सर खालिद आपको बेटर जो वो गाइड कर सकते हैं कि हमें आप लोगों की सपोर्ट की, आप लोगों की तरफ से ये सारे नॉलेज की कितनी ज़रूरत है। जी थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया सायरा। माशाल्लाह आप हमारे लिए एक होप हैं। माशाल्लाह एमफिल सॉइल साइंस में हैं आप, तो माशाल्लाह प्रोफेसर वकील साहब की शागिर्द हैं। फैसलाबाद यूनिवर्सिटी पूरा हमारा नॉलेज हब है। हमारे साथ एक मिस रिक्जा होती हैं, फिर हमारे साथ मैडम रबिया हैं, पूरी टीम है। तो होल आइडिया जो है ना कि सावी जो है वो लोग से इसको समझने की कोशिश में थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि सावी पता नहीं कोई ऐसा फंडेड पार्ट है। सावी एक फार्मर को हेल्प करना चाहता है। हमने अपने आप को अनबायस्ड कहा था, हम किसी की प्रोडक्ट नहीं बेचते, ठीक है, मतलब हम उसका नॉलेज देना चाहते हैं ताकि फार्मर की कैपेसिटी बिल्ड। अब 2021वीं सदी में बैठे हैं, तो अगर हम अभी भी हमारा जिम्मेदार उन चीजों को नहीं समझता। गिल साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, वो अक्सर बताते होते हैं कि वो दुनिया का वाद मुल्क है जिधर अभी भी खाद और बीज छठे से दिया जाता है, ठीक है जी। तो हमें इन चीज से निकलना है। तो मैं ये बहुत इतनी अच्छी बातें मैं नहीं छोड़ सकता, लेकिन हाफिज साहब ने हाथ खड़ा किया। हाफिज साहब आप प्लीज कोई
कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहें तो फिर इस इवेंट को फिनिश करते हैं। जी सर। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मैं जस्ट रिस्पेक्टेड मुश्ताक गिल साहब की बात को आगे लेके चलना चाहूँगा, और मैं ऑफर करूँगा कि जिस तरह हमें इस सावी प्लेटफॉर्म से जिस तरह आज मौका मिला है, माशाल्लाह बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं और बड़े सीरियसली जो इस सेक्टर की तरफ काम करना चाह रहे हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि आई कैन ऑफर कि जी कोई एक फर्स्ट सेशन जो है इन पर्सन अगर मुल्तान में हो तो वी आर हैप्पी आई एम एट WBF प्लेटफॉर्म कि हम इसको होस्ट कर सकें, और यहाँ मुल्तान में एक इन पर्सन अगर एक मीटिंग रख ली जाए किसी भी कन्वीनियंट टाइम पे इन जून, तो इंशाल्लाह हम इस डिस्कशन को आगे लेके जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया जून में कह रहे हैं। जी जी जी, बहुत शुक्रिया जी सर, आपने हमारे दिल की बात कह दी। हम इस पे पहले भी बात कर रहे थे, मंसूआ के साथ हम माशाल्लाह एक कॉटन का प्रोजेक्ट कर भी रहे हैं। अभी आए थे डॉक्टर शफकत सईद साहब आए थे बीच में, वो शायद फिर ड्रॉप हो गई इनकी कॉल, तो IPM पे काम है, तो आप डेट हम बता दें तो हम इंशाल्लाह मुल्तान में करते हैं, डेट्स को स्वैप कर लेते हैं और मंसूआ यूनिवर्सिटी में कर लेंगे या CCRI में कर लेते हैं, माशाल्लाह उनका बड़ा अच्छा हॉल है। ठीक है, तो जबरदस्त, बहुत शुक्रिया जी। That's fine. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज आपका। और आप कोई भी सवाल हो, ये सावी का जो WhatsApp नंबर दिया हुआ इस पे करें, सावी को गूगल करेंगे आपके सामने आ जाएगी। तो सावी को हम सक्सेस बनाना चाहते हैं जिम्मेदारों की, फार्मर की, इसमें कोई हिडन एजेंडा नहीं है। कोई ये ना समझेगा हम UK से, हम पाकिस्तानी हैं, हम सन ऑफ सॉइल, हम पाकिस्तान से, हम सब पाकिस्तान से, पाकिस्तान की वेलफेयर करना चाहते हैं। अभी देखो $1 बिलियन के लिए हमें कितने जो है वो एरिया रगड़नी पड़ रही है। तो कॉटन जो है वो $21 बिलियन लेके आता है पाकिस्तान की इकोनॉमी। 40 से लेके 50% तक हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है जो इंडस्ट्री सेक्टर की, वो सारी कॉटन से आती है। हम इसको क्यों नहीं इंप्रूव कर सकते? डॉक्टर यूसुफ साहब ने बहुत अच्छा कहा। ठीक है, वो ऑर्गेनिक कॉटन एक वन ऑप्शन है, दूसरी कॉटन, मेन कॉटन, उसमें भी हम सस्टेनेबिलिटी लाएं। तो थैंक यू सो मच। इसके साथ इन दुआया कलमास का अल्लाह हमें इस जज़ाए खैर में जो है और हिम्मत दे और इस काम को हम इंशाल्लाह कंटिन्यू रखें। अल्लाह हाफिज आपका। पाकिस्तान जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह। थैंक यू एवरीवन जी, अल्लाह हाफिज।